लगता है, क्योंकि मतलब कंडेंस्ड फॉर्म के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल फील होता है। सिंपली एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी एक कंडेंस्ड फॉर्म वाला पार्ट दे रखा होगा तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा कार्बन का 4 वैलेंसी कंप्लीट करना है। इस चीज को सीखो, ये बहुत ही मस्त होगा। हमेशा कार्बन का 4 वैलेंसी कंप्लीट करना है। और जब भी कभी ब्रैकेट में कोई चीज रखा होगा तो उसको हमेशा अपने जस्ट बगल वाले एटम में लेफ्ट साइड पे डालना, क्योंकि हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट लिखा करते हैं। तो जब भी कभी ब्रैकेट में कोई चीज रखा होगा तो इस ब्रैकेट वाले ग्रुप को जस्ट अपने लेफ्ट वाले कार्बन एटम पे डालना। अगर मान लो 2 ब्रैकेट लगातार दे रखा होगा तो दोनों ब्रैकेट को अपने लेफ्ट वाले कार्बन एटम में डाल सकते हैं। मतलब कभी भी राइट वाले साइड में नॉर्मली तब तक नहीं डालते एटम को जब तक कि बिल्कुल लेफ्ट साइड में ऐसा ब्रैकेट ना दे दे। जैसे यहाँ क्वेश्चन में सबसे लेफ्ट में ब्रैकेट से ही शुरू किया, अब इसके लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, तो अब यहाँ पे राइट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट अदरवाइज कभी भी एक ग्रुप दे रखा होगा तो जनरली, इन जनरल बोल रहा है, ऐसा कोई रूल भी नहीं है, ये तुम्हारे मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में हम लोग का कार्बन का 4 बॉन्ड कैसे एसोसिएट करना है अपने को। उस 4 बॉन्ड के फॉर्मेशन के चक्कर में हम लोग बॉन्ड का स्ट्रक्चर इधर उधर कर सकते हैं। जैसे इस पूरे पार्ट में जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको छोड़ देते हैं, अभी के लिए ब्रैकेट वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, तो बचा एक एटम, यहाँ पे दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम। तो हम यहाँ कार्बन लिखे, फिर उसके बाद ये दूसरा एटम वाला पार्ट CH2 वाला पार्ट लिखे, फिर उसके अलावा यहाँ पे वापस से CH दे रखा, फिर उसके आगे यहाँ पे CH3 दे रखा, ऐसा लिख दिया। अब इस कार्बन के जस्ट लेफ्ट साइड में CH3 का होल दो यूनिट दे रखा है, मतलब इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 वाला पार्ट आना चाहिए। तो एक CH3 डाल दिया, दूसरा एक और CH3 डाल दिया। इस कार्बन के जस्ट राइट साइड में CH2 CH3 दे रखा, बेसिकली C2H5 दे रखा, तो यहाँ वाले पार्ट पे CH2 CH3 डाल दिया, क्योंकि राइट साइड में ग्रुप है तो इसको जस्ट लेफ्ट वाले कार्बन पे डालेंगे। अब एक चीज देखो, ये जो कार्बन वाला पार्ट था, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, अभी कितना बॉन्ड बना रखा है 3, एक बॉन्ड बनाना बाकी है, और इसको दूसरे साइड में इसको दूसरे साइड में अटैच भी करना है अपने को, तो इस केस में राइट साइड वाले पार्ट से आराम से इसको अटैच कर सकते हैं। तो इसके बाद वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे CH2। अब इस CH2 में कार्बन वाले पार्ट में 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, एक कार्बन का बॉन्ड हो गया, मतलब टोटल 3 बॉन्ड हो गया। कितना बॉन्ड बाकी रह गया, एक बॉन्ड बाकी रह गया, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब इस CH वाले पार्ट पे क्या है, तो राइट साइड में Cl, तो क्लोरीन को इस CH के ऊपर डाल देंगे, मतलब इस कार्बन के ऊपर Cl को डाले। तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड्स हो गए, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन के साथ तीसरा बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाना बाकी है, राइट साइड में डाल दिया। और CH3 वाले पार्ट में हम लोग के पास 3 हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड पहले से था, ये अपना स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा, ये पूरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर आराम से बनाया जा सकता है। समझ आया आद्या? यस सर। सर ये स्ट्रक्चर बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। नहीं, ये स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम होगा, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये धीरे धीरे जब मल्टीपल टाइप के स्ट्रक्चर देखेंगे तो अपने आप यूज टू हो जाएंगे। मतलब हम केवल इंट्रोडक्शन इसलिए दिए कि इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, और क्योंकि अब तुम लोग का हाफ ईयरली खत्म हो गया है और आगे आने वाले नवंबर तक में कोई एग्जाम नहीं होना है, तो अब हम तुम लोगों को एक बुक का PDF भेजेंगे, और ये सब लोगों के लिए है। सर एक मेरा नहीं बुक है, खत्म हुआ है। आज तेरा तो शुरू होने वाला है अब। हाँ क्या लेट मतलब चल तुम्हारे स्कूल वाले के साथ दिक्कत क्या है? सारे स्कूल वालों को अलग अलग टाइम पे एग्जाम क्यों लेना है? जब पूरे इंडिया भर में बोर्ड्स का एग्जाम सेम टाइम पे होता है तो स्कूल वाले क्यों नहीं सेम टाइम पे एग्जाम ले सकते हैं? क्या सर तकलीफ है लोगों के साथ? खुद नहीं पता है सर कि क्या करना है, कब करना है, कभी भी कुछ भी करा देता है। ये तो ऐसा, हम लोग जैसे स्टार्टअप है, हम लोग के पास है कि हम लोग को नहीं मालूम कि क्या करना है, कैसे करना है, तो हम लोग के यहाँ वेरिएशन चल रहा है। वो भी मतलब लास्ट ईयर जब तुम 8th में था तो बहुत वेरिएशन होता था। इस साल वेरिएशन दिख रहा है ये कम, एक रेगुलरिटी मेंटेन हो गया, अगले साल एकदम बिल्कुल वेरिएशन खत्म हो जाएगा, रेगुलरिटी मेंटेन हो जाएगा। और लॉकडाउन होने के बाद तो वेरिएशन एकदम नया टाइप का आ गया। बट ये तो स्टार्टअप में होता है, स्कूल स्कूल 10 साल 15 साल 20 साल से चल रहा है यार, ऐसे 30 थोड़ी ना साल से चलता सर, है। 30 साल से 30 साल से चल रहा है। सर। उसके लिए भी लेकिन कोरोना नया ही है ना। मतलब यार तुम एग्जाम का पैटर्न तो सेम रखना है ना, उसमें थोड़ा ना चेंजेस कर सकते हैं। एग्जाम मतलब एग्जाम है, वैसे भी कौन से स्कूल वाले पढ़ा के एग्जाम ले रहे हैं, तो पढ़ना तुम्ही लोग को है। खैर, एक बुक का हम तुम लोगों को PDF देंगे। उस PDF में तुम लोग को कुछ कुछ रीडिंग करना है, और जितना पार्ट रीड करने बोलेंगे ट्राई करना उतना ही रीड करने को, क्योंकि उससे आगे और पीछे की चीजें तुम्हारे काम की नहीं होंगी और तुम लोगों को अभी के लिए मालूम नहीं होगा वो सब चीज। नाम हम नहीं, तुमको PDF भेज देंगे, तुमको अपने आप पता चल जाएगा। 2 बुक है, एक तो पॉला ब्रूस बुक है और दूसरा सोलोमन करके एक बुक है।
ये दोनों बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा बुक में से एक है। कोलाब्रुस थोड़ा सिंपल बुक है, तो हम पहले तुम लोग को यही प्रेफर करेंगे, क्योंकि सिंपल तरीके से सारी चीजें सीख सकते हैं। हम भी इसी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखे थे, मतलब जब 12th में हम खुद से पढ़ रहे थे तो यही बुक से हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखे थे। सोलोमन वगैरह हमको नहीं समझ में आता था। तो तुम लोग को हम जो चीज रीड करने बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट केवल रीड करना, इतना से इतने क्वेश्चंस वाले पार्ट को ट्राई करके देखना, बस उतना ही पार्ट देखना। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के लिए, ये बहुत शायद जरूरी भी है, पहले भी बोला करते थे और अब बिल्कुल धीरे धीरे चीज दिखाई दे रहा है। तुम लोग को नीट का रिजल्ट तो मालूम पड़ा हम लोग का, कि नीट का रिजल्ट हम लोग का काफी अच्छा रहा। 3 स्टूडेंट्स लोगों का नंबर 600 से प्लस है, लेकिन बहुत डाउट है हमको कि 603 नंबर वाले को और 606 नंबर वाले को कॉलेज मिलेगा। 620 वाले को कॉलेज मिल जाएगा, बट 603 पावनी को कॉलेज नहीं मिलेगा, और आदित्य सॉरी आर्यन राज को भी शायद हो सकता है कॉलेज ना मिले, शायद। मतलब 600 नंबर पे कॉलेज मिलना मुश्किल हो गया है। 600 नंबर पे रिम्स मिलता था, 600 क्या 580 नंबर पे रिम्स मिलता था। जो ज्योति अभी पढ़ रही है 4th ईयर में, उसका 586 या 583 मार्क्स था, उसको रिम्स मिल गया था, डीपीएस की स्टूडेंट थी। बट अब 600 नंबर पे कॉलेज मिलना मुश्किल हो गया है। और ये हम बहुत पहले से, तुम लोग 1-1.5 महीने पहले से या 2 महीने पहले से बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टूडेंट्स खराब है, स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। 500 से ऊपर 563 पे 2 लोग हैं, सृष्टि 596 लाई है, अंकिता 520 मार्क्स लेकर के आई है, 496 पे भास्कर है, 440 पे गुड़िया है, 450 मार्क्स पे मोहिनी है। मतलब बहुत सारे लोग अच्छा नंबर लेके आए, लेकिन कॉलेज नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स अच्छे हैं, सब लोग ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये हो गया है कि लोग आजकल 9-10 से चीजें पढ़ पढ़ के फालतू का कट ऑफ ऊपर बढ़ा दिया है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये है, जैसे कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं कि हम आईआईटी का तैयारी कर रहे थे, तो मेरे साथ ये था कि हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है। मतलब आईआईटी थोड़ा ना मेरा जिंदगी बनाएगा यार। अगर ऐसा थोड़ा ना होता कि आईआईटी में नहीं गए तो कुछ नहीं है जिंदगी में, ऐसा नहीं होता है। बट कुछ लोगों का होता है कि नहीं, हमको आईआईटी में जाना ही है, कुछ लोगों का नहीं, हमको एकदम एमबीबीएस करना ही करना है। अगर ऐसा तुम्हारे दिमाग में टारगेट, और होना भी चाहिए, मतलब कोई बुरी चीज नहीं, ये चीज अच्छा ही चीज है। हम लोग थे कि कुछ भी करो अपने लाइफ में, खुश अपना जिंदगी में अच्छे से काम करते जाओ, तो बहुत रिगोरसली मेहनत करना शुरू करो। जब जो चीज सोचेंगे कि हम 11th में जाके पढ़ेंगे, उस चीज से बाहर निकलो। अभी के टाइम पे तुम ये सोचो कि लास्ट ईयर 700 प्लस मार्क्स केवल एक स्टूडेंट का था, और मेरे पास जो डेटा है उसमें 700 प्लस में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। ये इस साल का पैटर्न है। 715 पे 14 लोग, सॉरी 4 लोग हैं। 715 का मतलब क्या समझ में आता है, कोई भी बता सकता है? 715 मार्क्स का मतलब क्या है? टोटल पेपर 720 का नीट में। और एक क्वेश्चन 700, से एक क्वेश्चन सिर्फ गलती हुआ, गलती हार्डली। हुआ है। बनाया तो वो लोग भी है, बट गलती हुआ है, क्योंकि 4 नंबर एक क्वेश्चन का गया और 1 नंबर -1 मिला। और कुछ क्वेश्चंस नीट में ऐसे हैं जो थोड़े मल्टीपल आंसर वाले ठीक है, मतलब ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, दोनों हो सकता है। तो उसमें जो लोगों का होगा ना कि डुबियस टाइप का आंसर है, उसमें एक आंसर मार दिया और वो गलत, नीट वाले गलत मान लिए, तो उनका इस तरह का नेगेटिव, मतलब सोच रहे 4 लोग और ऐसे थे जो लोग 720 ला सकते हैं। ये मतलब बहुत दो कंसर्न का लोगों को चीज है। 720 आया ना, क्या? 2 लोगों को हाँ, 720 दो लोगों का 720 है। सोच लो और 720 5 नंबर लाना, पेपर कितना भी आसान पेपर हो, 720 लाना इज अ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हम लोग अपने टाइम पे इरोडोव सॉल्व करते थे, और इंजीनियरिंग वालों के लिए इरोडोव ठीक ठीक बुक है, मतलब आराम से इरोडोव सॉल्व कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वालों के ठीक है। लेकिन तुम किसी का भी इंटरव्यू सुनो, जो भी टॉपर्स है, किसी का भी इंटरव्यू सुनो, सब लोग इरोडोव सॉल्व कर रहे हैं। तो तुमको नीट का तैयारी करना है, तुमको जेई का तैयारी करना है। अब तुम्हारा कंपटीशन बोकारो लेवल पे नहीं होता है, ऑल इंडिया लेवल पे है। अगर ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट करना है तो तुमको उतना अच्छा बनना पड़ेगा। वो लोग 9-10 से सब लोग, तुम एक और पैटर्न देखना उठा के, हम तो ये पिछले 2 साल से देख रहे हैं। हम यही सोचा करते थे कि यार हम लोग इतना मेहनत भी कर रहे हैं और स्टूडेंट भी ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स खराब है, बट इन लोग का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? नंबर भी ये लोग ठीक ला रहे हैं, बट ये लोग नंबर ला रहे 30%, तो कट ऑफ 35 पे चला जा रहा है। अगर ये लोग 35% नंबर ला रहे हैं तो कट ऑफ 40 पे चला जा रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है? दिक्कत क्यों हो रहा है ऐसा? जबकि 35% पे अच्छा रैंक होना चाहिए एडवांस में। तो दिक्कत बस इसी चीज का हो रहा है कि ये लोग अपने हिसाब से जितना मेहनत कर सकते 2 साल में, ठीक ठीक मेहनत करने की कोशिश करते हैं, और अपने हिसाब से एक अच्छा मार्क्स लाते हैं। बट लोग जो 9-10 से पढ़ रहे हो, ज्यादा नंबर लेके आ जा रहे हैं। तो हम यही सब चीज हम लोग प्लानिंग किए हैं कि तुम लोग का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर कैसे होगा, और तुम लोगों को अभी से मेंटली ऑलमोस्ट प्रिपेयर होना है। एटलीस्ट तुम्हारे बैच में तो तुम लोग को मेंटली प्रिपेयर होना ही होना है
कि तुम लोगों को आगे की चीजें पढ़ाई जाएंगी। लॉकडाउन का फायदा उठाओ जितना उठा सकते हैं। हम लोग तुम्हारे हाफ ईयरली का, तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम का, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का सारा चीज ध्यान रखते हुए प्लान कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम आएगा तो उस टाइम पे 1 महीना पहले छुट्टी रखेंगे, प्री बोर्ड आएगा तो भी वो 1 महीना छुट्टी रखेंगे हम लोग, ताकि किसी का एग्जाम डिस्टर्ब ना हो। एग्जाम में कोई हम लोग कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम एक बार होगा लाइफ में। जेई मेंस एडवांस तो 2 बार दे सकते हैं, और नीट तो आप 25 साल तक दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हम हमेशा यही सजेशन देंगे, 4 साल के अंदर कॉलेज चले जाओ। क्यों 1 साल ड्रॉप करना, कोई सेंस नहीं बनता। ड्रॉप करने का बिल्कुल कोई सेंस नहीं है, बहुत ही वाहियात काम है एक ही चीज को 2 बार पढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारा टाइम लैप्स कर रहा है ना। अगर तुम लोग एडवांटेज में पढ़ाई करो तो ज्यादा बेटर। आजकल दुनिया में लोग 16 साल 15 साल में 6 साल में लोग ऐप बनाने लग रहे हैं व्हाइट हेड जूनियर पे। कोई ट्राई किया तुमने से व्हाइट हेड और उसमें जूनियर? मीम बन गया सर, मीम बन गया, ऐप ऐप नहीं मीम बना उस पे। लोग यही कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कितना घटिया चीज है, बट लोग यही कर रहे हैं। तो इस चीज को तुम लोगों को थोड़ा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तुम लोगों के लिए कुछ कुछ बुक्स हम बोलेंगे थोड़ा। ये हम नहीं बोलेंगे, सजेशन नहीं देंगे कि तुम बिल्कुल सीखना है तुमको, लेकिन तुमको थोड़ा क्रिटिकल लेवल पे आप काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्रिटिकली चीजें सोचनी पड़ेंगी। और हम लोग उसमें जो भी बुक्स बोलेंगे उन बुक्स में जो प्रिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन केवल इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना। उससे अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट उतना एटलीस्ट पढ़ना, ताकि तुम लोग का एक रेगुलरिटी मेंटेन हो और तुम लोग का टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट होना शुरू हो जाए। अभी सर नवंबर एक में तुम लोग का। पूछना था। बोलो। सर वो जो एक मॉड्यूल था, वो नीट वाला, केमिस्ट्री वाला, जिसमें हाँ मोल कॉन्सेप्ट था सिर्फ, हाँ सर वो पूरा मॉड्यूल बना लिए, फिर हाँ, सर जो नहीं आप पूरा नहीं बनाना है उसमें। उसमें अभी 2 मतलब लेक्चर सर बाकी है तुम जितना लोग का। हम लोग पढ़े थे, हाँ जो हाँ भी है, तो हाँ सर लेकिन सर जब आप जो क्वेश्चन दिए थे केमिस्ट्री में, सर हाँ उसका लेवल वो मॉड्यूल के लेवल से थोड़ा थोड़ा सा मतलब हाँ। ज्यादा था। तो सर कौन सा मॉड्यूल के लेवल से थोड़ा ज्यादा नहीं था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टाइम के हिसाब से अगर बात करें थोड़ा लेंदी था, बट तुम्हारे मॉड्यूल में सारे क्वेश्चंस वैसे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे हैं। और कुछ क्वेश्चन तुमको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा, कुछ क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, कुछ नए टाइप के सिचुएशंस आते हैं। उन नए टाइप के सिचुएशंस में कैसे बिहेव करे, ये तुमको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा। अगर तुमको एकदम देखा देखा सिचुएशन लगेगा तो हो गया रटने वाली चीज। अभी हम शाम में श्वेता से मेरा बात हो रहा था, तो उसको हम यही बोले कि उसका 10th क्लास में बहुत अच्छा मार्क्स है, 97.8%। वो अपने स्कूल की टॉपर भी रही थी, 12th क्लास में भी स्कूल की टॉपर रही, मेंस में उसका परफॉर्मेंस खराब भी रहा, बट एडवांस से फिर वो 25 रैंक लाई और आईआईटी कानपुर उसको मेटलर्जी मिल गया। हम उसको यही बोले हैं कि तुम्हारा काम है प्लानर बनाने का, कि 9th 10th के सिलेबस को मर्ज करके 11th 12th वाली चीजों को क्या क्या पढ़ा सकते हैं। वो बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट दिया और सबके लिए वैलिड है। बहुत अच्छा चीज ये बोली कि सर देखिए, 9th 10th में एक आदत पड़ जाता है हम लोगों को कि हम लोग को हर लाइन रटना है, एकदम रटने की आदत पड़ जाता है। हर चीज एकदम रट गए रट गए रट गए रट गए रट गए। लेकिन जब 11th 12th में आते हैं तो उसमें 11th क्लास में होता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, ना बोर्ड में पूछता है और ना कंपटीशन में तो बिल्कुल नहीं पूछता। बट क्योंकि हम लोग का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि हर चीज को रट जाओ, तो हम लोग मोल कंसेप्ट को भी रटने लग जाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी रटने लग जाते हैं। और ये रटने के चक्कर में हम लोग का आदत इतना खराब रहता है कि शुरू का 4 महीने तो इसे ही खराब हो जाता है। वो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। तो ये तुम बोल रहे हैं कि सर हम लोग मॉड्यूल में जैसा क्वेश्चन सॉल्व किए सर वैसा क्वेश्चन नहीं था, ये नहीं होने वाला है तुम्हारे साथ। आगे आने के बाद तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे तुम्हारे मॉड्यूल में देखे होंगे। हाँ ये है कि क्वेश्चन डिट्टो सेम नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सिमिलर टाइप का होगा। ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन में, मतलब जैसे तुम्हारा जो क्वेश्चन आया एग्जाम में, उसमें 2 तरह का पार्ट है। तुमने किसी एक क्वेश्चन में एक पार्ट को किया है, किसी दूसरे क्वेश्चन में दूसरे पार्ट को किया है, तुम्हारे एग्जाम में दोनों पार्ट का कॉम्बिनेशन पूछा गया है। तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और ये करना पड़ेगा। अपना एटीट्यूड चेंज करो। हम ये नहीं बोल रहे कि तुमको बोर्ड में नंबर लाना है, तुमको रटना नहीं पड़ेगा। अगर तुमको 95% से ऊपर टारगेट करना है तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी याद होना चाहिए। अगर 95% से ऊपर नंबर लाना है तो याद होना ही चाहिए। अगर सोचेंगे नहीं हम क्रिटिकली सोच के 95% नंबर ले तो नहीं ला सकते। हम लोग थे जो क्रिटिकली सोचते थे, हम लोग रटते नहीं थे। हम कभी नहीं एनसीईआरटी 10th क्लास का पढ़े अच्छे से, कभी नहीं पढ़े। हम बस क्रिटिकली, अच्छा हाँ ये तो समझ लिया तो याद रहेगा। तो ठीक है, आप 80 85 80 90% तक ला सकते हैं, बट आपको रटना पड़ेगा तब आप 95% से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन एकदम बिल्कुल तुम्हारा मेंटल वो चीज क्लियर होना चाहिए, सोच कि बोर्ड के लिए तैयारी करना है तो रटना पड़ेगा प्रिसाइजली। अगर मेंस एडवांस नीट के लिए किसी भी कंपटीशन, एनटीएससी का एग्जाम हो गया, केपी हो गया, पीवाई का एग्जाम हो गया, तो क्रिटिकली थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें रटने वाला चीज काम में नहीं आएगा।
तो बोर्ड का एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल बोर्ड के लिए फोकस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, तुम लोगों को करना ही है तुम लोगों को प्रैक्टिस, कि हम लोग जो क्वेश्चन देंगे वो तुम्हारे पढ़े हुए चीजों से रिलेटेड होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जो पढ़ा हुआ नहीं था, ये बताओ दिया? नो सर। कोई भी सब क्वेश्चन ऐसा नहीं था ना कि जो पढ़ा हुआ नहीं था, है ना? तो नहीं। पढ़ा हुआ था बट फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हुआ, कहाँ लैग कर रहे हैं? तो ये चीज समझना पड़ेगा। ये टेस्ट के थ्रू ही सीख सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है सीखना टेस्ट के थ्रू, कि हम पढ़ के भी ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो मेरा एटीट्यूड है रटने वाला। जैसे हम, अगर कुछ लोग हैं इसमें, स्मृति है, हिमांगी है, इन लोगों को याद होगा कि हम क्लास में बोला करते थे, तो हम जैसे ही कुछ की क्लास में बोलना शुरू करते थे, सब ये लोग लिखना शुरू कर देता था कि सर लिखने दीजिए, लिखने दीजिए। हम मिटाने लगते थे बोर्ड से, लिखने दीजिए। हम कुछ भी बोर्ड पे लिखे, सब इन लोगों को छापना होता था। हम बोले कि नहीं, छापना नहीं है, इसको समझना है, सर इसको समझ के जितना रखो। तारीफ करिएगा। हाँ, तो ये चीज तुम लोग को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, समझने की चीजें समझनी है। अब उसके बाद एक रैंडम क्वेश्चन आया तो हम कैसे अपने नॉलेज को उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज बहुत जरूरी होगा समझना। ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। ये डेवलप करने का टाइम 9-10 होता है। अपना आदत तुम्हारा खराब हो गया, तुम लोग हर चीज रट गए। मैथ्स रट जाता है यार सब लोग। मैथ्स कैसे रट जाता है हम देखे, हमको नहीं लगता था कि मैथ्स रटा जा सकता है। बट ये भरोसा हमको तब हुआ जब हम अपने एक कजन को देखे। वो आर एस अग्रवाल का, वैसे हम जब हम 12th में थे तो वो 10th में थी। हम उससे ऐसे ही पूछे, अच्छा ये सब सवाल टॉपिक हो गया क्या? बोले हाँ हो गया। तो हम पूछे एक सवाल उससे, तो तुरंत जवाब बता दिया। हम जैसे ही सवाल को थोड़ा सा घुमाए, बोलते ये आर एस अग्रवाल में कहीं नहीं दे रखा है। तो हम बोले अरे नहीं दे रखा का क्या मतलब होता है? सवाल काम का है कि नहीं है, पूछा जा सकता है कि नहीं नहीं ऐसा आर एस अग्रवाल में ऐसा कहीं सवाल नहीं दे रखा है। मतलब मैथ्स भी रट गए लोग, वो भी आर एस अग्रवाल रट गए। रटना नहीं है, पढ़ो उसको, समझो उसको, सॉल्व करने आना चाहिए, बट रटना नहीं होगा। ये सब चीज जरूरी होगा। और अब थोड़ा एफर्ट लगाना बड़ा कर दो। 1 महीना तुम लोग का बहुत रिगोरस क्लास चलेगा, स्पेशली केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। हम भी ऑलमोस्ट खाली होने वाले हैं, तो बहुत रिगोरस क्लास चलेगा तुम लोगों का। उसमें एक एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक चलेगा, जिसमें तुम लोगों को बहुत सारे टॉपिक सीखना है, और तुम्हारा ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट तो चलेगा ही चलेगा। और जो बुक्स का सजेशन देंगे, उसका तुम लोगों को बहुत अच्छे से रीडिंग करना है। उसके पीछे, रीडिंग करने के पीछे रीजन ये है, और ये बहुत मस्ट है, कि इंडियन ऑथर्स का बुक लोग फॉलो नहीं करेंगे। इंडियन ऑथर्स का मतलब कोई भी एस एल अरोड़ा, कॉम्प्रिहेंसिव, ये सब बुक नहीं पढ़ेगा, जिससे तुम लोग का एबिलिटी खराब होता है। तुम उसको सिंपली ऐसा सोचो कि तुम्हारे लोगों में सबको मालूम होगा नॉवेल्स वगैरह क्या होते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे जो राइटर्स होते हैं उनका नाम मालूम होगा। सब लोगों को चेतन भगत का भी नाम मालूम होगा। चेतन भगत का नॉवेल कोई नॉवेल नहीं है, मतलब वो इंग्लिश के नाम पे धब्बा है बेसिकली। लोग उसको अच्छा नॉवेल बोलते हैं, इंडिया का बेस्ट सेलिंग है, बट एक्चुअल में नॉवेल किसी काम का नहीं होता। उसका लैंग्वेज बहुत सिंपलिस्टिक इंडियन इंग्लिश के जैसा है, वो सब काम की चीजें नहीं होती है। जब भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है तो कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ लैंग्वेज डाला जाता है उसमें। तुमको वैसे लैंग्वेज पढ़ने की आदत होनी चाहिए। इंडियन ऑथर जब भी हम बुक लिखेंगे, मान लो हम बुक लिखे, तो मेरा इंग्लिश तो तुम लोगों को मालूम पड़ ही चुका है कि बहुत अच्छा है। तो इतना अच्छा मेरा इंग्लिश है कि हम जब कोई बुक लिखेंगे तो हम भी बहुत अच्छा इंग्लिश डालेंगे उसमें। तो वो इंग्लिश पढ़ के तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता। तुम लोगों को अच्छे लैंग्वेजेस आने चाहिए। क्वेश्चन को लिखने का तरीका, एक इंग्लिश लिखने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है, ये मालूम होना चाहिए। इसलिए तुम लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने चाहिए, एकदम बहुत प्रिसाइजली स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने चाहिए। जो बुक्स, एक तो मैकमरी फे बोले थे तुम लोगों को, उसमें मोल कंसेप्ट वाला पार्ट पढ़ के देखो, बहुत मजा आएगा पढ़ करके। उससे क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे वहां से। तो ये सब स्टैंडर्ड बुक्स रीड करो, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल का टाइम है। 10th वाले लोगों के पास ऑलमोस्ट 2.5 साल का टाइम है। 9th वाले लोगों के पास तो 3.5 साल का टाइम है। कैसे अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करना है, कुछ भारी क्वेश्चन सॉल्व करके, कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके, कि हम अच्छे तरीके से इन चीजों को सीख पाए। ये चीज इंप्लीमेंट करना है तुम लोगों को। साल दर साल कट ऑफ ऊपर ही जाता जा रहा है। मतलब इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि पेपर आसान था, पेपर भी आसान था, बट किसी भी घटिया से घटिया पेपर में 720 नंबर लाना पॉसिबल नहीं होता। बोर्ड का एग्जाम थोड़ा ना चल रहा है कि आपका 100% मार्क्स आ जाएगा। लेकिन उसमें भी लोग नंबर लेके आ जा रहे हैं 720, दो दो लोग लेके आ जा रहे हैं, एक भी नहीं कि एक आदमी बहुत एक्सेप्शनली तेज था तो ले आया। तो तुम्हारे टाइम पे भी ये होने वाला है। तुम्हारे टाइम पे तो कट ऑफ 600 से नीचे जाएगा ही नहीं। नीट में तो बिल्कुल 600 से नीचे नहीं जाएगा। तो जो भी ये सोच रहे हैं कि नीट का तैयारी करना है, 600 उसको कम से कम टारगेट करना। और क्योंकि तुम लोग झारखंड से बिलोंग करता है, तो किसी को मालूम है झारखंड में कितने सीट्स है एमबीबीएस में? किसी को भी मालूम है जो नीट का तैयारी कर रहा है? कोई आइडिया किसी को? किसी को आइडिया नहीं है। तुम में से नीट का तैयारी करने वाले 2-3 लोग हैं जो हमको मालूम है। किसी को आइडिया नहीं है कि नीट में कितना सीट है, मतलब एमबीबीएस का कितना सीट है।
पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं। सर हमको पता है शायद। तो बताओ। सर 600 समथिंग है। 600 समथिंग नहीं है, इस साल इतना सीट हो गया है, 250 या 256 सीट हो गया है। 3 मेडिकल कॉलेज शुरू हुए थे, जिसमें से एक दुमका मेडिकल कॉलेज, एक हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, ये और एक और तीसरा पता नहीं क्या नाम था। ये तीनों कॉलेज बंद हो गए हैं। बंद भी नहीं हुए हैं। दुमका मेडिकल दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम हो गया है फूलो जानो, ऐसा करके कुछ नाम है। पूरा नाम हमको ध्यान नहीं, बट एक बार गूगल कर लेना। हजारीबाग हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम भिखारी मेडिकल कॉलेज हो गया। लोग एक्चुअली में मजाक नहीं कर रहे हैं, उससे सर्च करना तुमको दिख जाएगा कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये लोग अपने लैब और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सबका क्वालिटी मेंटेन नहीं किए, तो इन सब का मान्यता रद्द कर दिया गया है, तो सीट्स वापस से कम हो गए हैं। अब सोच लो झारखंड जैसी जगह में, जहाँ पे एटलीस्ट कुछ नहीं तो मतलब 50-60 हजार तो लोग अपेयर होते ही होंगे यार नीट में। अगर हम पूरी इंडिया के हिसाब से बात करें तो चलो 40 हजार भी लोग अपेयर होते होंगे। 40 हजार में 250-300 सीट, चलो 40 हजार में हम 400 सीट लेके चलते हैं, चांस ही नहीं है सिलेक्शन का। तो बहुत मुश्किल कंपटीशन है। अगर तुम में से कोई होगा जो दूसरे जगह से बिलोंग करता होगा, दूसरे जगह से मतलब कोलकाता से बिलोंग करता होगा, या फिर यूपी से बिलोंग करता होगा, महाराष्ट्र से डोमिसाइल बनवा सकता है, तो जो लोग कहीं और का डोमिसाइल बनवा सकते हो बनवा लेना। हम अभी से सजेशन दे रहे हैं। भले ही तुम यही पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बना सकते हैं वेस्ट बंगाल का, या फिर यूपी का, या फिर एमपी का, या फिर महाराष्ट्र का, डोमिसाइल बनवा लेना। आंध्र प्रदेश का, ये सब जगह अगर डोमिसाइल बना सकते हो तो बनवा लो, अगर पॉसिबल है तो। और नहीं बनवा सकते तो पढ़ाई करो, क्योंकि डोमिसाइल होगा तो तुमको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा उस रैंक पे। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 470 480 पे या 500 पे आराम से कॉलेज मिल जाएगा, जबकि तुमको झारखंड में 600 नंबर पे कॉलेज नहीं मिल रहा। ऐसी हालत है, क्योंकि यहाँ कॉलेज ही नहीं है। तो ये तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम लोग झारखंड जैसे जगह पे पैदा हुआ है, जहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कोई बात ही नहीं करता। मतलब कोई चांस ही नहीं। डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या होता है? हम कास्ट के बेसिस से बात करेंगे, मेरा कास्ट है इसलिए वोट दो, ऐसे ही चलता है। और ये तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल चीज है। लोग ये बोलते रहते हैं कि उसका सिलेक्शन हो गया क्योंकि कैटेगरी था। लोग ये नहीं देखने जाते कि यहाँ के लोगों के लिए दिक्कत है। स्टेट कोटा में अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करो, वो भी यहाँ पे नहीं है। केवल एनआईटी जमशेदपुर है, बीआईटी मिश्रा है झारखंड में, और सिंदरी है। 3 के अलावा कोई कॉलेज नहीं है, और कोई कॉलेज है ही नहीं यहाँ पे। तो आईएसएम इसीलिए धनबाद। आईएसएम धनबाद तो आईआईटी हो गया ना। आईएसएम हाँ, धनबाद तुम्हारे स्टेट कॉलेज के थ्रू थोड़ा ना कंसिडर किया जा सकता हो, तो सेंट्रलाइज हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया। उसमें भी स्टेट कोटा रहता है शायद सर। नहीं नहीं, कभी भी आईआईटी में स्टेट कोटा नहीं होता है। कोई आईआईटी में स्टेट कोटा नहीं होता है। एनआईटी में 50% स्टेट कोटा होता है। मेडिकल के कॉलेजेस में 85% डोमिसाइल कोटा होता है, मतलब 85% स्टेट कोटा होता है। मतलब तुम ऑल इंडिया लेवल पे, अगर तुमको मान लो कि किसी ऑल इंडिया लेवल पे मान लो मौलाना अबुल कलाम करके कोई कॉलेज है ये मेडिकल में, अगर वहां एडमिशन लेना है तो 85% स्टेट कोटा रहेगा वहां पे, 15% ओपन फॉर ऑल कोटा रहेगा। तो आपका ओपन फॉर ऑल कोटा में भी हो सकता है, आपका स्टेट कोटा में भी हो सकता है। तो 15% ऑल ओवर इंडिया का कोटा का मतलब क्या? कुछ नहीं मिल रहा आपको। जो जैसे डीयू का है, डीयू का कट ऑफ इतना हाई क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ स्टेट कोटा बहुत हाई है। दिल्ली वाले लोगों के लिए 85% वो है। वेस्ट बंगाल के जितने कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, 85% वहाँ का कोटा है। आउटर लोगों को, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, हल्दिया यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब लोगों को में एडमिशन नहीं मिलता है जल्दी। बाहर वालों को आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा तभी भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्टेट कोटा होता है वहाँ पे। 15% आउटर का कोटा है, अब 15% आउटर के कोटा में आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इसीलिए तुम लोगों के साथ ये दिक्कत है कि तुम लोग गलत जगह पैदा हो गए तो उसको तो चेंज कर नहीं सकते। बट अगर डोमिसाइल मिल सकता है तो करने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, पहला चीज। और अगर नहीं है तो भी मेहनत तो करना है। मतलब टारगेट, अगर तुमको जेई एडवांस का तैयारी करना है तो एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 40% मार्क्स टारगेट करके चलो। इससे कम मतलब आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। ये तो आपका सर टारगेट होना चाहिए अभी से। हाँ, सर हम अपडेटेड वाला देखे थे तो उसमें आता कि सर झारखंड में 580 सीट्स है जिसमें 485 स्टेट कोटा का रहता तो है। उसमें उसमें एमबीबीएस कितना है ये इसकी बात करो, उसमें बीडीएस वेटनरी सब कुछ होगा। मतलब मेडिकल कॉलेज है, बट अगर उसमें बीडीएस मिल रहा है डेंटल, तो डेंटल लेना चाहेगा कि कोई? ये बताओ।
हाँ अगर सर, लोग स्पेसिफिकली एमबीबीएस नहीं था वो, हाँ, पूरा तो मिला के था। एमबीबीएस का सीट उसमें 250 के अराउंड है, जो हमको पता है। हो सकता है इस साल सीट्स बढ़ा हो, तो हम ये नहीं बोल रहे कि मेरे पास सही फिगर, हम तो बोले कि उसमें 400 सीट्स भी मान लेते हैं, तो भी बहुत ज्यादा सीट्स हो गए ना 400 सीट। चांसेस नहीं है आपके 600 नंबर पे कॉलेज मिलना मुश्किल हो गया, कॉलेज मिलना मुश्किल हो गया एमबीबीएस का। बीडीएस लेना है तो अलग बात है, बट कॉलेज नहीं मिल रहा आपको एमबीबीएस के लिए, इससे बुरा क्या हो सकता है। 600 मार्क्स इज लाइक बहुत हाई मार्क्स होता है, लोगों का टारगेट ही नहीं होता कि मेरा 600 आ सकता था, लोग सोचते ही नहीं कि मेरा 600 आता है मेडिकल में। 550 एक अच्छा टारगेट था लास्ट ईयर तक, बट उससे पहले साल 2000 हम 16 की बात कर रहे हैं, 2016 जो सॉरी 2017 में 520 पे कॉलेज मिल रहा था, और लास्ट ईयर 550 पे कॉलेज मिला, और इस साल 600 नंबर पे कॉलेज जा रहा है। वो भी 603 नंबर पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको डाउट है, क्योंकि 3 कॉलेजेस बंद हो गए लास्ट ईयर, वो 3 कॉलेजेस ओपन हुए थे तो 550 पे मिल गया था कॉलेज, अदरवाइज लास्ट ईयर भी 580 पे कॉलेज नहीं मिलता, तो 580 या 590 पे कॉलेज मिलता। तो ये कंपटीशन को बहुत ज्यादा टफ हो गया है, थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दो तुम लोग। मतलब तुमको अगर है कि आगे का करियर हमको अच्छा जगह चाहिए, अच्छे कॉलेज में चाहिए, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरा पढ़ाने में मन नहीं करता, सीरियसली बताए तो। जैसे हम तुम लोगों को जनरल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये कोई स्पेसिफिक नहीं कि हम 11th का पढ़ा रहे हैं, कि हम 10th का पढ़ा रहे हैं, कि हम 9th का पढ़ा रहे हैं, एक जनरलाइज वे में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ताकि तुम लोग पूरे केमिस्ट्री को ढंग से सीख लो, कभी भी कोई क्वेश्चन है तो जनरल वे में सॉल्व कर पाओ। लेकिन बहुत रिगोरसली तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरा कभी 9-10 को पढ़ाने का मन नहीं करता, खेलने कूदने का टाइम है ये। हम लोग 9-10 में आईआईटी क्या होता, हमको नहीं पता था 10th में आईआईटी क्या होता है, एनटीएससी क्या होता, नहीं मालूम था। हम अपनी जिंदगी में खुश थे कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से कर ले। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपको पता करना पड़ेगा, मस्ती करो, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको पता करना पड़ेगा। अगर आप पता नहीं करेंगे तो कोई और पता करेगा, वो आपसे अच्छा करेगा 2 साल के बाद, फिर ले गए अब हम क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा। तो ये सब दिक्कत है, और लोग मेहनत कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती का मेहनत कर लो, छठे क्लास से कोडिंग सीखने लग गए। एक होता है कि इनहेरेंटली सीख लिया कि हमको कोडिंग अच्छा लगे, हम सीख लिया। दूसरा हो गया जबरदस्ती सिखा रहे हैं पेरेंट्स लोग, और इतने लोग सिखा रहे हैं। व्हाइट हेड जूनियर पे मेरा एक दोस्त वहाँ काम कर रहा है, बोले कि अरे यार मत पूछो, यहाँ पे क्या एडमिशन चल रहा है, क्या घटिया चीज है व्हाइट हेड जूनियर। तो कोडिंग में ऐसा सिखा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे कोड घर लिखा में भी हुआ है। पूरा सब पागल हो गया है। अरे मतलब वही तो, एक एक यहाँ कोड लिखा हुआ है, इसको यहाँ डाल दीजिए, यहाँ एक कोड लिखा हुआ है, इसको यहाँ डाल दीजिए, देखिए आपका कोड रेडी हो गया पूरा। अरे ये क्या है भाई, कोड का मतलब ऐसा थोड़ा ना था, कोड का मतलब आपको लाइंस लिखना है, सब कुछ लिखना है, लॉजिक बनाना है। नहीं, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये आपको समझा दिया जाएगा, यहाँ कोड लिखा है समझा दिया जाएगा, और दोनों का यहाँ देखिए सेट कीजिए तो आपका कोड रन कर गया। वाह मतलब पजल सॉल्व कर रहे हैं क्या, अभी पजल का एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है, पजल बन गया, मजाक चल रहा है वहां पे। लेकिन लोग कर रहे हैं, पेरेंट्स लोग पागल हो गए, नहीं छठे क्लास से बच्चा ऐप बनाएगा। मैथ्स नहीं आता छठे क्लास में, स्टैट्स नहीं आता आपको छठे क्लास में, आपको वेरिएबल का मतलब नहीं मालूम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मैथ्स में क्लास 10th में सॉरी 9th में पढ़ाया जाता है। आपको वेरिएबल वर्ड का मतलब नहीं मालूम, आपको एक बेसिक इक्वेशन नहीं मालूम कि x इज इक्वल टू 2 अगर दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, और आप उसमें कोडिंग लिख रहे हैं क्या। कोडिंग में होता है कांस्टेंट वेरिएबल, अगर तुमने से किसी को कोडिंग आता है, आना भी चाहिए कोडिंग, 9, 10, 11, 12 में धीरे धीरे सीख लेना चाहिए, बट पहले वेरिएबल मालूम तो पड़े कि वेरिएबल क्या होता है। दो वेरिएबल x इज इक्वल टू वाई प्लस समथिंग, ये वेरिएबल मालूम तो पड़े क्या होता है, रिलेशन मालूम तो पड़े। छठे क्लास वाले को अब जबरदस्ती कोडिंग सिखाए जा रहे हैं, और बच्चा बोलेगा नहीं हमसे ऐप नहीं बन रहा, पेरेंट्स बोलेगा नहीं कैसे बन रहा, तुमको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तुमको तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर दिया, तुमको ऐप बनाना पड़ेगा। शर्मा जी का लड़का ऐप बना रहा तो हम भी बनाए। चलो ठीक है, लास्ट क्लास में एक बार क्या पढ़ा था एक बार हम देख लेते हैं, क्लास शुरू करते हैं। सर हमने क्वेश्चन पूछे। नहीं नहीं पूछो, बोलो जल्दी बोलो। सर बाद में पूछ लेंगे, छोड़िए। ओके चलो अभी ध्यान दो। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन वाला पार्ट डिस्कस किए थे, और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन वाले पार्ट के बाद हम लोगों को नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन दोनों डिस्कशन करना होता है। अल्कीन एंड अल्काइन वाला पार्ट नोमेनक्लेचर में अलग पार्ट नहीं होता, दोनों के लिए रूल्स जो है वो एग्जैक्टली सेम होता है। और एक बार हम लोग अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम लोग उसके बाद कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स वाले पार्ट का भी नोमेनक्लेचर करेंगे बेसिकली, जो हम लोग अभी तक जैसा आइसो वर्ड था, नियो वर्ड था, सेक वर्ड है, इस तरह के वर्ड्स का हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे कि इस तरह के वर्ड अगर होते हैं तो हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग के नोमेनक्लेचर में पहले अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर होगा, कुछ कुछ यहाँ पे रूल्स ऐसे आएंगे जो तुम्हारे पुराने रूल से बिल्कुल अलग है, लेकिन जो अपने सबसे बेसिक पार्ट है, पहला काम क्या करते हैं हम लोग, पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं। तो पेरेंट चेन डिसाइड करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं पहले ये देखेंगे हम लोग।
दूसरा पार्ट हम लोग पेरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते वक्त हम लोग क्या क्या रूल्स फॉलो कर सकते हैं इस चीज का डिस्कशन करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, जब हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन अल्काइन की बात करते हैं तो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में अनसैचुरेशन बोला जाता है। अनसैचुरेशन का मतलब कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर पाई बॉन्ड होगा तो उसको अनसैचुरेशन वाला पार्ट, और पाई बॉन्ड का मतलब उस पेरेंट चेन में पाई बॉन्ड होना चाहिए। जो अल्कीन अल्काइन है या जो पेरेंट चेन हम लोग डिसाइड किए वहां पे पाई बॉन्ड होना चाहिए, तब वहां पे हम लोग अनसैचुरेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन दोनों के लिए रूल्स जो है वो एक ही साथ इसलिए डिस्कस किए जाते हैं क्योंकि अल्कीन अल्काइन के नोमेनक्लेचर में अल्कीन हो मतलब डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन हो मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। दोनों में हम लोग के पास पाई बॉन्ड वाला पार्ट तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा ही रहेगा। सबसे पहला काम हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि पेरेंट चेन कैसे डिसाइड कर सकते हैं, फिर उसके कुछ कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फिर पेरेंट चेन वाला पार्ट से जो हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे तो नंबरिंग वाले पार्ट के लिए क्या कर सकते हैं इस एक चीज का हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो इस केस में पहले हेडिंग डाल दो नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेशन ब्रैकेट में अल्कीन्स एंड अल्काइंस। और इसमें सबसे पहला पार्ट मेंशन करना सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। हम लोग पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट जो अपने को देखना होगा उसमें हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हैं। और अनसैचुरेशन वाले पार्ट का मतलब हम लोग अनसैचुरेशन यूनिट की बात कर रहे हैं। कितने पाई बॉन्ड से ये मत देखना। जैसे अगर मान लो ऐसा दे रखे कि डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट में दो पाई बॉन्ड होता है। इससे मतलब नहीं कि यहाँ दो पाई बॉन्ड है। दो पाई बॉन्ड का मतलब दो अनसैचुरेशन नहीं बोलेंगे। ये एक यूनिट हो गया अनसैचुरेशन का और एक ये यूनिट हो गया, मतलब दोनों को एक एक अनसैचुरेशन ही मानना है। मतलब जहां पे डबल बॉन्ड मिले या ट्रिपल बॉन्ड मिले वो पूरा का पूरा यूनिट एक अनसैचुरेशन यूनिट होगा। ये हम लोग को देखना होता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स नहीं देख रहे हैं, अनसैचुरेशन के यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन यूनिट, ये सबसे पहला पार्ट जो हम लोग को रूल में देखना होगा। मतलब जिस कार्बन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन आएगा उस चीज को हम लोग आराम से पेरेंट चेन बना सकते हैं। नोट करो, पहले हम सारे रूल्स लिख लेते हैं और उसके देखिए करके सारे रूल्स के ऊपर एग्जांपल सेट करते जाएंगे। और इसके बाद अगर अल्केन वाले रूल्स तुम लोग को याद हो तो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग पहले अनसैचुरेशन देखते थे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, फिर उसके बाद पोजीशन वाले पार्ट की बात करते हैं। इस तरह का रूल्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। पर ठीक है, हम लोग यहाँ पे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या अनसैचुरेशन वाले पार्ट पे सबसे लास्ट में जाएंगे। रूल्स में अगर तुमको ध्यान हो तो हम लोग जैसे जो रूल्स अल्केन में फॉलो किए थे सेम रूल्स यहाँ पे आएगा, बस केवल ये एक एक्स्ट्रा पार्ट मेन रूल के जैसा कंसिडर किया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जिस कार्बन चेन में होगा वो अपना पेरेंट चेन होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से डिसाइड नहीं हो रहा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट की बात कर सकते हैं हम लोग। जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा वो अपना पेरेंट चेन बन जाएगा। अगर ये भी डिसाइड नहीं कर सकते तो इसके बाद फिर हम लोग आराम से पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन और इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट, इस चीज को हम लोग कंसिडर करना शुरू करते हैं। पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट का मतलब हो गया कि पहले हम लोग ये देखेंगे कि अनसैचुरेशन का पोजीशन क्या है। अगर उससे भी डिसाइड नहीं कर सकते तो फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशंस वाले पार्ट को कंसिडर करना शुरू करेंगे। तो हम लोग के रूल्स में एक एक करके ये चारों रूल्स देखते हुए काम करना होगा। इस ऑर्डर में ही हमेशा पेरेंट चेन डिसाइड करने के लिए हम लोग को सारा का सारा कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इसको नोट करो, पहले नोट करते जाओ।
जैसे एग्जांपल वाले पार्ट में आते हैं, मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, और इस कंपाउंड के अंदर हम लोग को पेरेंट चेन डिसाइड करना है। तो हम लोग के पास सबसे पहला चीज ये कितना पेरेंट चेन इसमें है। तो मेरे पास एक तो इधर का पेरेंट चेन पॉसिबल है, दूसरा एक यहाँ पेरेंट चेन पॉसिबल है, एक मिनट रुको, यहाँ वाले पार्ट में एक पेरेंट चेन पॉसिबल है, और तीसरा एक ये पेरेंट चेन पॉसिबल है। अब तक हमको समझ में आ गया होगा, तो तुम लोगों को पेरेंट चेन का आइडिया लग चुका होगा पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करता है। तो इस पूरे कंपाउंड में 3 पेरेंट चेन पॉसिबल है। जब अल्केन वाले पार्ट में जाते थे तो हम लोग नंबर ऑफ कार्बन देखा करते थे कि किसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, लेकिन यहाँ पे रूल्स में पहले हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन यूनिट देखना है। मतलब हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पहले नहीं देखना है, पहले ये देखना है कि कौन से चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट है। तो जो ब्लू वाला पार्ट है, उस ब्लू वाले पार्ट में एक ये अनसैचुरेशन कवर हो रहा है, ये दूसरा अनसैचुरेशन कवर हो रहा है। लेकिन ये जो तीसरा अनसैचुरेशन है ये ब्लू वाले कार्बन चेन में नहीं आ रहा, वो चेन के कार्बन में अटैच नहीं है, वो बाहर कहीं और से आ गया। मतलब जो भी अनसैचुरेशन अपने कार्बन चेन में इन्वॉल्व होगा उस चीज को हम लोग को चेक करना है। तो हम लोगों के ब्लू वाले कार्बन चेन में टोटल मिला के हम लोग को 2 अनसैचुरेशन कवर हो रहा है। जब हम लोग व्हाइट वाले पार्ट की बात करेंगे तो व्हाइट वाले पार्ट में ये पहला अनसैचुरेशन कवर हो रहा है, दूसरा अनसैचुरेशन कवर हो रहा है, और ये तीसरा अनसैचुरेशन भी उसी कार्बन चेन का, मतलब व्हाइट वाले कार्बन चेन का मतलब होगा ये पार्ट। तो हम लोग का अनसैचुरेशन उसी कार्बन चेन का पार्ट है। मतलब हम लोग के पेरेंट चेन 2 वाले पार्ट में आराम से तीनों अनसैचुरेशन कवर हो रहा है, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। और अगर हम लोग ये पिंक वाला पेरेंट चेन लेते हैं तो इस केस में हम लोग के पास ये पार्ट पेरेंट चेन बना, और इसमें केवल एक ही अनसैचुरेशन इस पेरेंट चेन का पार्ट है, बाकी अनसैचुरेशन इस पेरेंट चेन के कार्बन से अलग है कंपाउंड में, लेकिन पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग आराम से इस केस में केवल एक अनसैचुरेशन लिख सकते हैं। तो सर यहाँ पे व्हाइट वाले में हम लोग के पास 3 अनसैचुरेशन है। तो इस केस में हम लोग के इस पूरे पार्ट में 3 पेरेंट चेन्स थे पॉसिबल, बट उन 3 में से केवल एक ही जगह पे मैक्सिमम अनसैचुरेशन है, बाकी जगह पे अनसैचुरेशन कम है। इसका मतलब पेरेंट चेन हम लोग का 3rd नंबर वाला पार्ट बन जाएगा, आराम से ऐसा बोला जा सकता है। तो पहला काम मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट देखना है। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, जैसे मान लो अगर ये सवाल दे रखा, मान लो ये सवाल दे रखा और इस केस में पेरेंट चेन डिसाइड करना है, तो पहले तो हम इसमें सारे पेरेंट चेन मार्क कर देते हैं। जैसे एक ये पेरेंट चेन दिख रहा है हमको, लीनियर वाला पार्ट, दूसरा पेरेंट चेन ये ब्लू वाला पार्ट हम मान लेते हैं, तीसरा पेरेंट चेन हम यहाँ से ये कंसिडर कर लेते हैं, पिंक वाला पार्ट, चौथा पेरेंट चेन ये भी बनाया जा सकता है, अगर दिख रहा हो तो ये भी एक पेरेंट चेन बनाया जा सकता है, पांचवा पेरेंट चेन ये भी एक बनाया जा सकता है, और उसके अलावा शायद एक छठा पेरेंट चेन ये भी बनाया जा सकता है, ये ऑरेंज वाला पार्ट। ये 6 पेरेंट चेन बनाया जा सकता है। अगर हम लोगों को पेरेंट चेन बनाना है, मतलब ये चेन्स पॉसिबल हैं, इन 6 पेरेंट चेन में से चेन अगर कंसिडर करना है तो सबसे पहले हम 1 वाले पार्ट को देखते हैं, व्हाइट वाले पार्ट को। व्हाइट वाले पार्ट में कितने अनसैचुरेशन दिख रहे हैं, तो पूरे कंपाउंड में 2 जगह अनसैचुरेशन यूनिट है, मतलब अल्कीन या अल्काइन का यूनिट है, लेकिन इस व्हाइट वाले लाइन में तो जो कार्बन है उसमें कहीं भी नहीं है, मतलब इसमें 0 अनसैचुरेशन, पहला चीज। अगर हम लोग चेन नंबर 2 की बात करें, ब्लू वाले चेन की बात करें, तो चेन नंबर 2 वाले पार्ट में एक अनसैचुरेशन तो कवर हो रहा है, यहाँ पे एक अनसैचुरेशन यूनिट लेके चल सकते हैं। चेन नंबर, अगर हम लोग पिंक वाले पार्ट की बात करें 3rd, तो इस चेन वाले पार्ट में भी यहाँ पे एक अनसैचुरेशन वाला पार्ट तो कवर हो रहा है, इसका मतलब 3rd नंबर में भी एक अनसैचुरेशन बोलते हुए आराम से काम कर सकते हैं। अगर हम लोग 3rd नंबर वाले पार्ट के बाद चेन नंबर 4 में जाए, चेन नंबर 4 ये येलो वाला पार्ट है, तो चेन नंबर 4 वाले पार्ट में भी हम लोग को एक अनसैचुरेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब चेन नंबर 4 वाला पार्ट भी हम लोग आराम से एक अनसैचुरेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। चेन नंबर 5 वाले पार्ट में जाए, ये ग्रीन वाला पार्ट, तो चेन नंबर 5 वाले पार्ट में हम लोग को यहाँ पे एक अनसैचुरेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब चेन नंबर 5 में आराम से एक अनसैचुरेशन कंसिडर कर सकते हैं। चेन नंबर 6 में अगर जाए, ऑरेंज वाला पार्ट, तो ये अनसैचुरेशन आ रहा और ये अनसैचुरेशन आ रहा, तो चेन नंबर 6 वाले पार्ट में हम लोगों का दोनों ही अनसैचुरेशन कवर हो रहा है, ये भी अनसैचुरेशन और दूसरे साइड का भी अनसैचुरेशन कवर हो रहा है। तो इसका मतलब इतने सारे चेन्स जो पॉसिबल थे, इन सारे चेन्स में आइदर 0 अनसैचुरेशन या 1 1 1 1 अनसैचुरेशन, और केवल एक जगह पे 2 अनसैचुरेशन है। तो जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन होगा वही अपना पेरेंट चेन बनेगा। इसका मतलब चेन नंबर 6 अपना पेरेंट चेन बनेगा, 1 2 3 4 5 ये कोई भी पेरेंट चेन अपना नहीं बन सकता है।
किसी का ये डाउट हो सकता है कि सर ये तो अपने पूरे कंपाउंड का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है। जैसे अगर हम लोग चेन नंबर 1 की बात करें, केवल चेन नंबर 1 देखो, तो चेन नंबर 1 में कितने कार्बन दिखाई दे रहा है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चेन नंबर 1 में टोटल 8 कार्बन है। कोई भी चेन उठा के देख लो, किसी में भी 8 कार्बन नहीं है। चेन नंबर 6 में कितने कार्बन है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 8 कार्बन कहीं भी नहीं मिल रहा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, ये हम लोग अल्कीन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, अल्कीन का नोमेनक्लेचर नहीं है अब ये, कि अल्कीन के नोमेनक्लेचर में हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पेरेंट चेन मानते थे, तो यहाँ पे भी लेना होगा। अब हम लोग का एक रूल एक्स्ट्रा एड अप हो गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से ऊपर हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन यूनिट वाले पार्ट को देंगे। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन अपना पेरेंट चेन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो सकता ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे, तब बाकी चीजों को कंसिडर करेंगे। तो ये दूसरे वाले केस में हम लोग का पेरेंट चेन आराम से ये निकल के आ जाएगा, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। 1 और 2 नंबर क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो, मतलब ये दोनों एग्जाम्पल्स में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और अगर डाउट नहीं है तो फिर हाँ बोलो। बता सकते हैं क्या? सर? हाँ बोलो। एक बार फिर से बता सकते? कौन सा? सर दूसरा। दूसरा? दूसरे वाले में किस पार्ट में दिक्कत हुआ? मतलब उसमें 6 पार्ट है एक्चुअल में। सर थोड़ा सा मिस हो गया था पार्ट, एक बार सर बता सकते हैं? नहीं तो हम अभी नहीं बताएंगे, हम तुमको तीसरा एग्जांपल अभी बताएंगे। अभी 3, 4, 5 एग्जांपल्स आएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। चलो थर्ड वाले एग्जांपल पे आते हैं। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, मान लो ये कंपाउंड दे रखा है और इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग को पेरेंट चेन डिसाइड करना है। तो सबसे पहला चीज ये कि कितने पेरेंट चेन पॉसिबल है। तो दिख रहा है यहाँ पे 3 इन पॉइंट्स है, ये 3 टोटल इन पॉइंट्स है। अगर इन तीनों को कनेक्ट करके हम लोगों को चेन बनाना है, तो एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट किया, एक चेन बन जाएगा। फिर उसके बाद एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट किया, दूसरा एंड चेन बन जाएगा। और उसके अलावा इन दोनों को कनेक्ट किया तो यहाँ से हम लोग का तीसरा चेन बन जाएगा। मतलब टोटल इस कंपाउंड के अंदर 3 चेन्स पॉसिबल है, ऐसा हम आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। अगर ये 3 चेन पॉसिबल है तो हम लोग का सबसे पहला रूल क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन देखना है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि हर एक केस में कितने अनसैचुरेशन है। चेन नंबर 1 की अगर बात करें तो कितने अनसैचुरेशन कवर हो रहे हैं? तो एक यहाँ पे अनसैचुरेशन कवर हो रहा है, एक यहाँ अनसैचुरेशन कवर हो रहा है ब्लू वाले चेन में। मतलब टोटल मिला के चेन नंबर 1 में 2 अनसैचुरेशन यूनिट है। चेन नंबर 2 अगर कंसिडर करना शुरू करें तो चेन नंबर 2 में ये व्हाइट वाले चेन में एक यहाँ अनसैचुरेशन कवर हो रहा है और एक यहाँ अनसैचुरेशन कवर हो रहा है। मतलब यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का 2 अनसैचुरेशन कवर हो रहा है। और अगर हम लोग चेन नंबर 3 वाले पार्ट को कंसिडर करें तो चेन नंबर 3 वाले पार्ट में हम लोग का 2 जगह अनसैचुरेशन कवर हो रहा है। मतलब हर एक केसेस में 2 अनसैचुरेशन है। तो अगर मान लो कि हम लोग रूल्स के हिसाब से जाएं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन देखना होता है, बट अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन से डिसाइड नहीं कर सकते तो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो इस केस में जब हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन दोनों में कंसिडर करते वक्त, सॉरी तीनों चेन में कंसिडर करते वक्त 2, 2 और 2 था, तो उससे डिसाइड नहीं कर सकते थे, तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को कंसिडर करना शुरू करेंगे। तो इस केस में हम लोगों का अनसैचुरेशन तो बराबर है, कार्बन काउंट करें, ये ब्लू वाले पार्ट में अगर कार्बन काउंट करेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस केस में 8 कार्बन दिख रहा है। अगर हम लोग ब्लू पिंक वाले पार्ट को लेके चलते हैं तो पिंक वाले पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें टोटल 6 कार्बन दिख रहा है, मतलब कार्बन नंबर 3 में। और अगर व्हाइट वाले कार्बन चेन को लेके चलते हैं तो व्हाइट वाले कार्बन में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ वाले पार्ट में हम लोग को 7 कार्बन मिल रहा है। तो इस केस में कार्बन के बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, मतलब 8 कार्बन, 7 कार्बन और 6 कार्बन। तो अनसैचुरेशन तो बराबर था, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हम लोगों को ब्लू वाले चेन में मिल रहा है, मतलब पहले चेन में मिल रहा है। इसका मतलब ये ब्लू वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बन जाएगा, बाकी को हम लोग पेरेंट चेन नहीं बना सकते हैं। हिमांगी समझ में आया? यस। ओके। किसी को डाउट है थर्ड नंबर क्वेश्चन में तो पूछ सकता है आराम से।
चलो अगर थर्ड नंबर वाले पार्ट में डाउट नहीं है तो एक और एग्जांपल मेंशन करते हैं। इसमें इस बार तुम लोग खुद से ट्राई करके इसको देखो पहले, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले खुद से ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखो कि इस केस में पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से ट्राई कर सकते हैं, दिमाग लगा के देखो। सर जो चेन नीचे की ओर टर्न हो रहा है, जो चेन नीचे की ओर टर्न हो रहा है, किधर से, लेफ्ट से आगे जाने पे या राइट से आगे जाने पे? एक मिनट रुको, एक सेकंड, इसमें एक और कार्बन ऐड कर लो दोनों में, ये भी ऐड कर लो, मतलब राइट वाले साइड में और नीचे वाले साइड में एक कार्बन और ऐड कर लो। सर लेफ्ट वाले साइड से सर, जहाँ ब्रोमीन और फ्लोरीन है वहां पर। ओके, ये बोलना चाह रहा है ये पार्ट, ऐसा? यस सर। चलो ध्यान दो सब लोग। एक तो ये चेन पॉसिबल है जो बोला वो, दूसरा ये चेन पॉसिबल है हॉरिजॉन्टल, तीसरा एक ये भी चेन पॉसिबल है यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लेके गए, टोटल 3 चेन पॉसिबल है। तो अगर हम लोग चेन नंबर 1 की बात करें, ब्लू वाला पार्ट, तो ब्लू वाले पार्ट में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अनसैचुरेशन ज्यादा किसमें है। तो अनसैचुरेशन के हिसाब से अगर बात करें तो ब्लू वाले चेन में 1 अनसैचुरेशन, 2 अनसैचुरेशन, 3 अनसैचुरेशन। फिर उसके बाद अगर हम लोग व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करते हैं तो व्हाइट वाले पार्ट में 1 अनसैचुरेशन, 2 अनसैचुरेशन, 3 अनसैचुरेशन। और पिंक वाले पार्ट को अगर फॉलो करेंगे तो पिंक वाले पार्ट में 1 अनसैचुरेशन और यहाँ नीचे दूसरा अनसैचुरेशन। मतलब अगर अनसैचुरेशन के हिसाब से बात करें तो एटलीस्ट एक चीज तो है कि ये रिजेक्ट हो गया, ये तो कभी भी अनसैचुरेशन वाले पार्ट के हिसाब से पेरेंट चेन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हम लोगों का पेरेंट चेन वाले पार्ट में 2 पॉसिबिलिटी निकल के आया, ये कंसिडर कर सकते हैं। अब उसके अलावा क्या करें, तो हम लोग फिर अनसैचुरेशन के बाद नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है तुम लोगों को नंबर ऑफ कार्बन में, कि नंबर ऑफ कार्बन भी हम लोग का पिंक वाला पेरेंट चेन तो खत्म ही हो गया, तो इसकी बात ही नहीं है। मतलब पेरेंट चेन व्हाइट वाला हो या ब्लू वाला हो, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पेरेंट चेन में होगा ही होगा। तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम लोग के इस जंक्शन से, यहाँ जो कार्बन वाला पार्ट है, इस जंक्शन से एक तरफ जाने पे 2 अनसैचुरेशन है, मतलब वो पेरेंट चेन का पार्ट होगा ही होगा। बट ठीक है, इतना सोचने की कोशिश मत करना, हर एक कॉर्नर से मिला मिला के पेरेंट चेन देखते जाना, अपने दिमाग में इमेजिन करते जाना। और अगर एक सिचुएशन से बेटर सिचुएशन मिल रहा होगा तो पहले वाले को रिजेक्ट करते जाएंगे, हमेशा ऐसा कंसिडरेशन लेते हुए चल सकते हैं। मतलब अगर हम लोग को एक अनसैचुरेशन वाला यूनिट देखे, उससे ज्यादा अनसैचुरेशन मिला तो पुराने वाले को भूल गए। अब जिसको देख के चल रहे हैं उससे बेटर अनसैचुरेशन मिला, ज्यादा अनसैचुरेशन मिला तो फिर पुराने वाले को भूल गए। ऐसा कंपैरिजन करते हुए थोड़ा तेजी से काम कर सकते हैं। तो हम लोगों के कॉमन तक के पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ 4 कार्बन मिल रहा, पहले अनसैचुरेशन देखते थे, फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट देखते, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन देखते थे। तो अगर यहाँ राइट साइड में जाएंगे तो 1 अनसैचुरेशन है, नीचे जाने पे भी 1 अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेशन से तो डिसाइड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगर हम लोग ऊपर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 4 कार्बन मिल रहा, नीचे में भी जाने पे यहाँ से 4 कार्बन मिल रहा। मतलब हम लोग के नंबर ऑफ कार्बन की भी अगर बात करें तो व्हाइट वाले पार्ट में टोटल मिला करके हम लोगों के पास 9 कार्बन चेन है। मतलब चेन नंबर 1 ले लेते हैं इसको, सॉरी 2 ले लेते हैं। चेन नंबर 1 वाले पार्ट में हम लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन है। चेन नंबर व्हाइट वाले पार्ट में, मतलब चेन नंबर 2 वाले पार्ट में भी हम लोग के पास 9 कार्बन है। तो अनसैचुरेशन सेम है, कार्बन सेम है, मतलब इन दोनों से डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर जाएंगे। और एक चीज तुम लोग को ध्यान होगा, पेरेंट चेन से अटैच्ड जो भी ग्रुप होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। तो हम सब्स्टिट्यूएंट वाले सिनेरियो को थोड़ा नीचे मेंशन कर दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट, चलो ठीक है। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो इस केस में अगर हम लोगों का ये व्हाइट वाला पेरेंट चेन बनेगा, तो इस व्हाइट वाले पार्ट को अगर हम लोग पेरेंट चेन मानते हुए चले तो इस केस में हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट, एक तो ये क्लोरीन ग्रुप हो जाएगा जो इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, और ये नीचे वाला ग्रुप हो जाएगा जो कि इससे डायरेक्टली अटैच्ड है।
मतलब अगर व्हाइट वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बना, मतलब पेरेंट चेन नंबर 2 अपना पेरेंट चेन बना, तब उस केस में हम लोगों का 2 सब्स्टिट्यूएंट निकल के आएगा, ऐसा बोला जा सकता है। बट अगर हम लोग इसी के जगह पे अगर मान लो ब्लू वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं अपने पेरेंट चेन के लिए, एक मिनट, अगर मान लो ये ब्लू वाले पार्ट को पेरेंट चेन के लिए कंसिडर करते हैं, तो ब्लू वाले पार्ट पे एक ये ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा नीचे जाने पे एक ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड है और उसी चेन पे फ्लोरीन ग्रुप भी अटैच्ड है। मतलब ये जो चेन वाला पार्ट है, इस चेन वाले पार्ट के ऊपर हम लोगों का ब्रोमीन, फ्लोरीन और ये उधर राइट साइड में कार्बन चेन का पार्ट अटैच्ड है। इसका मतलब टोटल मिलाकर के यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग ब्लू वाले कार्बन चेन को कंसिडर करें तो 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, अगर हम लोग व्हाइट वाले कार्बन चेन को कंसिडर करें तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। अनसैचुरेशन सेम था, कार्बन सेम था, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये पेरेंट चेन बनेगा, ये व्हाइट वाला पार्ट पेरेंट चेन नहीं बनेगा, ऐसा बोला जा सकता है। पिंक वाला पार्ट तो पेरेंट चेन पहले से नहीं बन रहा था, तो इसकी तो बात ही हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को जब भी कभी अनसैचुरेशन वाले पार्ट की केस में ये करना है, पेरेंट चेन डिसाइड करना है, तो पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त एक एक्स्ट्रा पार्ट बस आ गया, पहले अनसैचुरेशन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद पोजीशंस की बात करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन के लिए पहले हम लोग को नंबरिंग करने आना चाहिए पेरेंट चेन का, कि अगर एक कंपाउंड दिया तो नंबरिंग कैसे करें, तब जाकर के हम लोग वहां पे आंसर दे पाएंगे। अगर इतने पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। सर ये सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट दोबारा बताएंगे एक बार? आप बता देते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में एक तो ये चीज है कि इतना तो मालूम है तुम लोगों को कि पेरेंट चेन से जो भी पूरा ग्रुप अटैच होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोला करते हैं। उसमें ये मत सोचना कि यहाँ कार्बन चेन है या फ्लोरीन फ्लोरीन है। पेरेंट चेन से जो भी यूनिट डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब जैसे यहाँ पेरेंट चेन आ गया तो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को पेरेंट चेन मान लेते हैं, ये पूरा पार्ट पेरेंट चेन का पार्ट हो गया। अब पेरेंट चेन से कौन सा चीज अटैच्ड है, तो ये पूरा का पूरा यूनिट अटैच्ड है पेरेंट चेन से, मतलब ये पूरा पार्ट एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और दूसरा इस पेरेंट चेन वाले पार्ट पे क्लोरीन वाला ग्रुप अटैच्ड है, इसका मतलब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो अगर हम लोग ये चेन नंबर 2 को, मतलब व्हाइट वाले चेन को पेरेंट चेन बनाते हैं, तो इसका मतलब इस पे टोटल मिला के हम लोग को 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, दोनों को हम ऑरेंज से मार्क कर दिया। अगर ये ब्लू वाले पार्ट को पेरेंट चेन बनाए तो ब्लू वाले पार्ट में क्या क्या ग्रुप्स अटैच्ड है, तो ब्लू वाले पार्ट को पेरेंट चेन बनाने का मतलब है कि ये पार्ट हम लोग का पेरेंट चेन बन जाएगा, ये कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट हो गया। अब इस पेरेंट चेन वाले पार्ट पे क्या क्या चीज प्रेजेंट है, तो एक तो ये ब्रोमीन वाला ग्रुप अटैच्ड है, एक फ्लोरीन वाला ग्रुप अटैच्ड है और ये कार्बन चेन का पूरा यूनिट अटैच्ड है। उसमें भी क्लोरीन है बट वो उस पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं, तो अपने कंसर्न का नहीं है। पेरेंट चेन पे जो भी चीजें प्रेजेंट होंगी उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। जैसे ऐसा समझ लो कि एक पेड़ है, बेसिकली उस पेड़ में जितना ब्रांच होगा वो सारा का सारा ब्रांच हम लोगों का ये है, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है। अब ब्रांच के अंदर ब्रांच है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग के स्टेम पे जो भी चीजें डायरेक्टली अटैच्ड है वो हम लोग का पेरेंट चेन, स्टेम सीधा हो या ऐसा स्टेम हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बट स्टेम जो सबसे मेन पार्ट होता है, अब उस स्टेम पे ब्रांच के ऊपर ब्रांच हो या फिर कुछ और हो, कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का मेन पेरेंट चेन वाला पार्ट, बस पेरेंट चेन से जो भी चीजें डायरेक्टली अटकी हुई हो या लटकी हुई हो या फिर उससे अटैच्ड हो, सीधा उस चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। तो ब्लू वाले केस में 3 ग्रुप्स मिल रहे हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट और ऊपर वाले केस में 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट और 3 सब्स्टिट्यूएंट में ऑब्वियसली हम लोग 3 सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को प्रीफर करेंगे, ऐसा बोला जा सकता है। और कोई डाउट किसी को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मुझे एक क्वेश्चन है सर, सपोज एक पेंटेन है। सपोज एक पेंटेन है, चलो सपोज कर लिया पेंटेन है। सर पेंटेन में सर ये अभी एल्केन है। हाँ, हाँ सर, इसे एक हाइड्रोजन ले लिए तो इससे ये एक हाइड्रोजन अल्काइल ले लिया, अल्काइल बन गया। ठीक है। अब वो हाइड्रोजन जो स्पेस जो मिसिंग था वहां पर हम लोग क्लोरीन को फिल कर दिए। एक सेकंड रुक जा। हाँ, यहाँ हाइड्रोजन हटा के यहाँ क्लोरीन को डाल दिया है। सर फिर से ही एल्केन बन गया अल्काइल से। हाँ, और ये अल्काइल का भी बना ही नहीं है। हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिए, इसका मतलब क्या हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा? ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्या? नो सर। तो सर अगर ये किसी ग्रुप में जगते सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनता तो कभी इसको अल्काइल नहीं बोलेंगे।
जब तक एक कार्बन चेन वाला पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तब तक उसको अल्काइल नहीं बोलते हम लोग। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि अल्काइल नहीं बोलते, जैसे यहाँ क्लोरीन है तो उसका नोमेनक्लेचर में अगर ध्यान हो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग टर्म अल्काइल हैलाइड ही बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन दोनों वर्ड चलता है, ऐसा नहीं कि अल्काइल हैलाइड नहीं चलता, ये भी कॉमन नेम है। लेकिन IUPAC के हिसाब से उसको अल्काइल नहीं बोला जाएगा, उसको अल्केन बोला करेंगे हम लोग। मतलब अगर ये पेरेंट चेन का पार्ट है, एक कार्बन चेन पेंटेन अगर पेरेंट चेन का पार्ट बना रह गया, जब तक ये पेंटेन का ग्रुप पेरेंट चेन का पार्ट है, क्योंकि इस कंपाउंड में अगर हम लोग पेरेंट चेन बोले तो पेरेंट चेन ये निकल के आएगा। अगर एक कंपाउंड में कोई भी कार्बन चेन पेरेंट चेन है तो उसको अल्काइल ग्रुप नहीं बोलेंगे, वो अपना अल्कीन अल्कीन अल्काइन टाइप का चीज रहेगा। जैसे ही वो पेरेंट चेन से हट गया, तो पेरेंट चेन से हटने का मतलब क्या है, कार्बन चेन आइदर जैसे लकड़ी है तो लकड़ी आइदर स्टेम में होगा या ब्रांच में होगा, बट रहेगा तो ये दोनों जगह। तो स्टेम में हो तो पेरेंट चेन बोल रहे हैं, ब्रांच में हो तो उसको सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं। है दोनों लकड़ी ही, हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बोल रहे, बट वो लकड़ी एक जगह स्टेम में है तो पेरेंट चेन बन गया, अगर एक जगह ब्रांच में है तो साइड चेन बन गया, फिर सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट किसी को? सर एक और डाउट है। रिलेवेंट डाउट है तो बताए, इस पर्टिकुलर पार्ट से डाउट है तो बताए, क्योंकि हमको रूल्स भी बताना है। इसके पर्टिकुलर पार्ट से नहीं, मुझे सर कॉमन नेम से एक डाउट है। तो कॉमन नेम का डाउट अभी एक क्लास रुको तब बता पाएंगे, अभी आज शायद हम बता देंगे सर लास्ट में क्लास पता नहीं, देखते हैं, अगर हो पाएगा तो बता देंगे। चलो इसके बाद वैसे हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में एक बार पेरेंट चेन वाला पार्ट तो डिसाइड कर लिया है। एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिए तो हमेशा सेकंड पार्ट जो अपने को करना होता है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन होता है। लेकिन नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन वाला पार्ट थोड़ा यहाँ चेंज होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे सब्स्टिट्यूएंट वाले, ये अल्केन वाले केस में, कि जिस साइड से जाने पे हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलता हो हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिस साइड से जाने पे पाई बॉन्ड पहले मिलता हो। यहाँ पे जो सबसे पहला रूल हम लोग को फॉलो करना है, ये चीज हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बोलते हैं। क्या होता है ये रूल अभी बताएंगे। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉर अनसैचुरेशन। हम लोग सबसे पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल वाले पार्ट को फॉलो करते हैं, ये सबसे पहला हम लोग का प्रायोरिटी रहेगा। जब भी कभी हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है तो पेरेंट चेन में नंबरिंग करते वक्त हम लोग सबसे पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करेंगे। अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से काम नहीं चल रहा, जैसे हम लोग पहले करते थे ना कि अल्केन के नोमेनक्लेचर में लेफ्ट से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट और राइट से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो क्या करें, तो अगले पोजीशन पे जाएंगे, अगले पोजीशन के बाद और अगले पोजीशन पे जाएंगे। अगर उससे भी काम नहीं चल पा रहा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। हाँ लक्ष्य बोलो। सर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस केवल सब्स्टिट्यूएंट से डील करता है? नहीं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप में भी आता है। इसका जस्ट अगला टॉपिक फंक्शनल ग्रुप होगा, वहां पे भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला कंसेप्ट ही अप्लाई होगा। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अल्कीन अल्काइन में अप्लाई होगा और एक साइक्लिक कंपाउंड में अप्लाई होता है। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन हो या सब्स्टिट्यूएंट हो या फंक्शनल ग्रुप हो, तीनों को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से ही कंसिडर किया जाता है। इस केस में जैसे हम लोग बोले थे ना कि एक अनसैचुरेशन दूसरा अनसैचुरेशन, सॉरी एक सब्स्टिट्यूएंट दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, दोनों सेम साइड से सेम डिस्टेंस पे आ रहा है। अगर सब कुछ सेम है तो फिर हम लोग लास्टली अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाते हैं। तो उस तरह का चीज यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉर अनसैचुरेशन, अगर इससे डिसाइड नहीं कर सकते तो अल्केन के केस में जो चीज था वही चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ये हम लोग का नेक्स्ट कंसिडरेशन होगा। और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड नहीं कर सकते तो हम लोग का तीसरा ये कंसिडरेशन वाले पार्ट में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले पार्ट पे जाएंगे। लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले पार्ट में हम लोग भी एक प्रेफरेंस रखेंगे। प्रेफरेंस वाले पार्ट में सबसे पहले अनसैचुरेशन को देखेंगे। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है ये एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ के आगे सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को देखेंगे। अनसैचुरेशन को देखने का क्या मतलब है, इस चीज को ढंग से समझना, क्योंकि हम तुमको एक एग्जांपल बताएंगे और तुमको अभी ही एक चीज मेंशन कर देंगे कि ये एग्जांपल तुम्हारे स्कूल में मोस्टली पूछेंगे। सर तुम्हारे स्कूल में जब भी ये टॉपिक पढ़ाई होगा वो एग्जांपल आएगा ही आएगा। और हो सकता है ज्यादा चांसेस, हम ऐसा नहीं बोल रहे कंफर्म, बट ज्यादा चांसेस है कि स्कूल में जो चीज बताया जाए वो गलत है। और फिर भी तुमको मानना पड़ेगा हाँ ठीक है सर आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी ये चीज तुमको ध्यान में रखना है कि स्कूल में जो चीज लोग बोल रहे हैं, या इनफैक्ट कहीं कहीं बहुत सारे इंडियन ऑथर के बुक्स में भी ये मिल जाता है जो स्कूल वाले लोग बोलते हैं, इसलिए स्कूल वाले को हम गलत नहीं बोल रहे हैं।
लेकिन वो तरीका सीखने का बहुत गलत है। IUPAC के रूल बुक में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो तुमको इस चीज का पार्टिकुलरली ध्यान रखना। उस एग्जांपल को हम अलग से ही मेंशन करेंगे। सबसे पहला रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल क्या है, एक्सप्लेन करते हैं, इसको नोट डाउन करो तीनों पार्ट को, और इसके एग्जांपल्स को भी तुमको नोट डाउन करना है। पेरेंट चेन डिसाइड करना नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल क्या होता है, इसका एग्जांपल ये तुमको मालूम होना चाहिए, कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज को। हाँ बोलो। सर ये सेकंड में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ही होगा सिर्फ, या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी होगा? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आया नहीं है अभी तक। जब फंक्शनल ग्रुप आएगा, जैसे ऐसा समझो कि तुम्हारे घर में किसका किसका बात चलता है सबसे ज्यादा, पापा का कि तुम्हारा? हाँ। तुम्हारा। हाँ हाँ का मतलब क्या था, तुम्हारा है पापा का? पापा का। पापा का। पापा, अगर तुम्हारे घर में दादाजी होते तो किसका बात चलता? दादाजी का। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रायोरिटी है बेसिकली, है ना, एज में जो कम है उसका थोड़ा वैल्यू कम है एक तरीके से। तो सेम टाइप का ऐसा समझो कि अल्केन का वैल्यू सबसे नीचे है, अल्कीन अल्काइन थोड़ा ऊपर आता है, और फंक्शनल ग्रुप उससे भी ऊपर आता है। तो पहले हम लोग अल्कीन अल्कीन की बात करें, सॉरी अल्केन की बात किए, फिर अल्कीन अल्काइन की बात किए, फिर फंक्शनल ग्रुप का नंबर आएगा। तो तुमको पता चल जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप IUPAC के रूल बुक में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया तो बाकी सारे रूल्स हम लोग ध्यान नहीं देंगे, उसमें फिर से एक रूल एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप ऐड अप होगा। जैसे ये जो पार्ट था ये अल्केन में आया था, बट अभी अनसैचुरेशन आया तो एक एक्स्ट्रा रूल ऐड हो गया। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आएगा तो इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा रूल ऐड हो जाएगा, पेरेंट चेन में भी इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा रूल ऐड हो जाएगा। तो जब फंक्शनल ग्रुप आएगा वो सबसे टॉप प्रायोरिटी का चीज है, उस केस में हम लोग बाकी चीजों को ध्यान नहीं देते, पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अगर अब मान लो तुम्हारे दादाजी कुछ नहीं बोल रहे किसी चीज पे, तो तुम्हारे पापा बोलेंगे, अगर वो भी नहीं बोल रहे तो तुम डिसाइड करेगी। तो इस टाइप का चीज होता है कि प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो अनसैचुरेशन डिसाइड करेगा, और अगर अनसैचुरेशन वाला भी नहीं है या डिसाइड नहीं कर पा रहा तो फिर अल्केन अल्काइन डिसाइड करेगा। सर हाँ बोलो। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सर आप अनसैचुरेशन लिखे हैं, इसका मतलब जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जब टाई हो जाए, दोनों साइड से सेम पोजीशन ऑफ द लोकेंट टूलों को मिल रहा है, तो उस केस में सर डी पहले आता है, इसलिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा? नहीं, अगर अल्कीन है तो अल्कीन लिखा करते हैं हम लोग, ईन लिखा करते हैं। जैसे अल्केन है तो वर्ड रूट के आगे इन लगाते हैं, अगर अल्कीन है तो ईन लगाते हैं, अल्काइन है तो आइन लगाते हैं। अल्फाबेटिकली पहले ई आता है तब वाई आता है, तो इसीलिए अल्कीन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा रेदर देन अल्काइन। लोग इसको जनरलाइज कर देते हैं, लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि डबल बॉन्ड को हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ये रूल नहीं है, यही एक गलती लोग बोल दिया करते हैं कि डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये तब होगा जब हम लोग का टाई वाला सिचुएशन, मतलब पहला खत्म हो गया दूसरा खत्म हो गया, जब तीसरे सिचुएशन में आएंगे तब फिर वहां पे अल्कीन में ई अल्फाबेटिकली पहले होता है एज कम्पेयर टू अल्काइन का वाई, तब इस वजह से हम लोग अल्कीन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। बट लोग उसको एक जनरलाइज में अल्कीन को हमेशा हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल का बहुत गलत सिचुएशन है। ऐसा नहीं हो सकता, आएंगे उस चीज पे, अभी डिस्कशन कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, जैसे सबसे पहला पार्ट जो है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल, इसका मतलब क्या है ये एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है। अब अगर एक डबल बॉन्ड है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल बोलने का ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है। एक अगर डबल बॉन्ड होगा तो जैसे ना एक सब्स्टिट्यूएंट है, अब अगर एक सब्स्टिट्यूएंट तो क्या करता है, तो जिस साइड से जाओ पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए काम हो जाएगा। तो अगर एक डबल बॉन्ड है तो सिंपली इस डबल बॉन्ड का पोजीशन जिस साइड से लोअर हो ऐसा हम लोग बोलेंगे। बट अगर हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल को इसी में इन्वॉल्व करना चाहे, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में पेरेंट चेन कितना है, तो दिख रहा है कि एक ही पेरेंट चेन है, एक ही कार्बन चेन है तो एक ही पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन जब भी डिसाइड करते हैं हम लोग तो नंबरिंग करने का हमेशा दो पॉसिबिलिटी होता है, चेन के एक एंड से दूसरे एंड तक गए या दूसरे एंड से पहले एंड तक आए। तो इस केस में नंबरिंग करने का एक पॉसिबिलिटी, आराम से लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर राइट साइड से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल अप्लाई करना होगा तो नंबरिंग करके देखना ही पड़ेगा दोनों साइड से कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल में नंबरिंग करने के बाद क्या क्या चीज आ रहा है। अब एक चीज सोच के देखो कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड वाले नंबरिंग को फॉलो करें, मतलब ब्लू वाले पार्ट को, तो ब्लू वाले नंबरिंग में हम लोगों का डबल बॉन्ड कौन कौन से पोजीशन पे मिल रहा है, और पोजीशन पे मिलने का मतलब जैसे लेफ्ट साइड से जब जाना शुरू किए
तो इस केस में कि कार्बन नंबर 2 पे हम लोग को डबल बॉन्ड मिल गया, तो कार्बन नंबर 3 को छोड़ देना है क्योंकि डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है। तो पहला एटम जिस पे डबल बॉन्ड मिल गया केवल उसको हम लोग पोजीशन के लिए कंसिडर करेंगे। बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि कभी भी अगर डबल बॉन्ड बनना है तो 2 एटम के बीच में बनेगा। तो अगर कार्बन नंबर 2 पे मिल रहा है 1 पे नहीं मिल रहा, मतलब बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, लॉजिकल है कि 1 नंबर पे अगर नहीं मिल रहा है इसके मतलब कार्बन नंबर 2 पे मिला तो थर्ड नंबर के बीच में ही पाई बॉन्ड होगा और कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा। तो ब्लू वाले साइड से जाने पे सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा, फिर उसके अलावा और कहाँ पे मिल रहा, तो फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा, और फिर कहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा, तो फोर्थ नंबर वाले पार्ट के बाद 9 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा। तो इस केस में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल वाला पार्ट में ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक चेन के अंदर जो भी पोजीशंस है, चलो एक बार हम पहले व्हाइट वाले को भी देख लेते हैं। अगर व्हाइट वाले साइड को फॉलो करें तो सबसे पहले हम लोग को 1 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा, 1 नंबर वाले पार्ट के बाद आगे बढ़े तो हम लोग को 6 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा, और 6 नंबर के बाद और आगे बढ़े तो इस केस में हम लोग को 8 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा। इसका मतलब अगर व्हाइट वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे तो 1 पे डबल बॉन्ड, 6 पे डबल बॉन्ड और 8 वाले पार्ट पे डबल बॉन्ड आराम से मिल सकता है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल, जैसे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल थोड़ा अलग चीज होता है और लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट टूल अलग चीज होता है, बट हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल के टर्म में ही लोएस्ट सम को फॉलो कर लिया करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रूल हम लोग एक ही जैसा मानते हुए चल लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना कहीं अगर ऐसा देखने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल थोड़ा अलग चीज होता है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल का मतलब वो ये एक सेट बन गया 2 4 9 और एक ये सेट बन गया, और लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट टूल का मतलब है कि इन तीनों पोजीशंस को, जो भी लोकेशंस मिले अपने को, इन तीनों पोजीशंस को ऐड अप करके देखो कि हम लोग का टोटल सम कितना आ रहा। इस चीज को लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट टूल बोलते हैं हम लोग, बट हम लोग उसको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल से ही समझा करेंगे। अगर कहीं पढ़ने को ऐसा मिल गया तो कंफ्यूज मत होना, हम लोग उसको सेम सिनेरियो में यूज किया करेंगे। सर तो ब्लू लोवेस्ट वाले सम साइड में रूल धोखा देता है ना, क्या, लोवेस्ट सम रूल कुछ कुछ केस में धोखा देता है ना। हाँ इसीलिए, लेकिन ठीक है हम लोग के सिलेबस के केस में धोखा नहीं देता तो इसलिए हम लोग मान के चल सकते हैं। तो इस केस में 2 + 4 + 9 अगर हम लोग सारे डबल बॉन्ड के पोजीशंस को ऐड अप करें तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ रहा है 15, और अगर हम लोग व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करें तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू कितना आ रहा है, अच्छा इधर से 15 आ रहा है क्या, ये तो सर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर लोकेंट क्या देगा। होता है? क्या लोकेंट क्या होता है, ये जो शब्द लोकेट, बोले? लोकेट का मतलब पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, लोकेंट का मतलब लोकेशन बेसिकली, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट, तो कहाँ पे पोजीशन आ रहा है, कौन सा लोकेशन आ रहा है। यार ये तो हम लोगों का आंसर गड़बड़ कर देगा, हमें काम करते हैं इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या करें, चलो ठीक है, हम यहाँ से जो डबल बॉन्ड है उसको थोड़ा, हाँ सर अभी बोलो। जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था क्या? नहीं चलो ध्यान दो, हम इसमें थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मतलब जो डबल बॉन्ड था वो हम लोग 4 नंबर के जगह पे थोड़ा पहले थर्ड नंबर पे कर दिया, ठीक है, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। तो सेकंड पोजीशन वाला पार्ट आया, फिर थर्ड पोजीशन वाला पार्ट आया, और फिर 9 नंबर वाला पार्ट आया। तो 2 + 3 + 9 ऐसा कंसिडर करते हुए चल सकते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज, अगर हम लोग नीचे वाले पार्ट पे जाए, मतलब व्हाइट वाले साइड पे, तो 1 पोजीशन, 7 पोजीशन और 8 पोजीशन, तो 1 + 7 + 8 कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोगों के अनसैचुरेशन के पोजीशन को अगर कंसिडर करें तो उस पोजीशंस को एड अप करके हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे उसमें जो वैल्यू सबसे छोटा है उसको हम लोग सही रूल, मतलब सही पोजीशन मानते हुए उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। मतलब अगर ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो करते हैं तो हम लोग के सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 9th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। 2 + 3 + 9, इसका मतलब हम लोग का वैल्यू हो गया 14 के बराबर। और अगर व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करें तो 1 + 7 + 8, इसका मतलब टोटल यहाँ पे वैल्यू 16 के बराबर है। दोनों के समेशन के बाद जिस साइड से हम लोग का वैल्यू छोटा आ रहा है इसको फॉलो करेंगे, लार्जर वैल्यू को फॉलो नहीं करेंगे। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, सब सारे के सारे लोकेशंस का जो भी वैल्यू आ रहा है उनको ऐड करके जो सबसे छोटा वैल्यू मिल रहा है वो हम लोग फॉलो करना शुरू करेंगे। मतलब हम लोगों का ये ब्लू वाला जो नंबरिंग है ये नंबरिंग होना चाहिए, ये व्हाइट वाले नंबरिंग को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो नंबरिंग में जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल अप्लाई करेंगे तो पहले पेरेंट चेन तो डिसाइड करना ही करना पड़ेगा। पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद फिर हम लोग दोनों साइड से नंबरिंग करके ये चेक करेंगे कि किस साइड से नंबरिंग करने पे हम लोग के सारे लोकेशंस को ऐड करने पे सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है, उस चीज को हम लोग फॉलो करते हुए आराम से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल बोला कर सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को।
तो एग्जांपल नंबर 1 नोट करो और 1 नोट करने के बाद हम एग्जांपल नंबर 2 वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। सर हाँ बोलो। सर अभी आप बोले कि सम में और इसमें जो है वो डिफरेंस होता है थोड़ा सा, हाँ और सर लास्ट में फिर इसका तो सम ही हो गया। डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग सम करके आंसर निकाला करेंगे, ठीक है। सर लेकिन डिफरेंस होता है राइट लेकिन हम लोग साइड सम से कर, डबल पहले आ रहा है ना। राइट साइड से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। सेकंड वाले एग्जांपल पे ध्यान दो। सेकंड वाले केस में सबसे पहला काम क्या करना है, तो पेरेंट चेन डिसाइड करना है। अगर पेरेंट चेन वाला पार्ट कंसिडर करें तो एक ही पेरेंट चेन दिख रहा है जहाँ पे मैक्सिमम सैचुरेशन हो सकता है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया। पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद नंबरिंग करने का दो पॉसिबिलिटी है। आइदर लेफ्ट से नंबरिंग करना शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का कार्बन चेन, या राइट साइड से नंबरिंग शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस केस में अगर दोनों साइड से हम लोग नंबरिंग करें और पोजीशन को एडअप करना शुरू करें, तो पहले ब्लू वाले को एडअप कर लेते हैं। तो अगर ब्लू वाले साइड से जाएंगे तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा, फिर उसके अलावा हम लोग के फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा, और उसके अलावा हम लोग के सेवंथ पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा। 2 + 5 + 7 इसका मतलब 14 आएगा वैल्यू। और अगर व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करें तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा, उसके अलावा थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा, और उसके अलावा सिक्स पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा। इसका मतलब 10 आएगा वैल्यू। जिस साइड से वैल्यू छोटा आएगा हम लोग उसको फॉलो किया करेंगे हमेशा। उस केस में छोटा वैल्यू अगर हम लोग का 10 आ रहा तो हम लोग ऊपर वाले पार्ट को फॉलो नहीं कर सकते, मतलब ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो नहीं कर सकते, व्हाइट वाले नंबरिंग को आराम से फॉलो किया करेंगे। ये हम लोग का लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल वाला पार्ट बताया करता है, नोट कर लो। सर ये वाला खुद से करना है क्या? नहीं बता रहे। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे ध्यान दो। थर्ड वाले पार्ट में पेरेंट चेन तो अभी भी एक ही दिख रहा है, पेरेंट चेन हम एक ही रख रहे हैं, पेरेंट चेन का डिसीजन अभी नहीं करना है तुमको। अब पेरेंट चेन में जब नंबरिंग करेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करो या फिर राइट साइड से नंबरिंग शुरू करो। तो इस केस में एक चीज हम पहले भी बोल सकते थे कि क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब जो डबल बॉन्ड है अगर बी से डिवाइड करे ऐसे, तो दोनों साइड एग्जैक्टली डबल बॉन्ड सेम टाइप का दिख रहा है, मतलब पोजीशन सेम ही रहेगा। अगर पोजीशन सेम रहेगा तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल सेम ही वैल्यू देने वाला है। ब्लू वाले पार्ट को फॉलो करे तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा और 6 पोजीशन पे मिल रहा, मतलब 7। व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करे तो 1 पे डबल बॉन्ड 6 पे डबल बॉन्ड, मतलब दोनों तरफ से हम लोग को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल सेम मिल रहा। तो इससे तो डिसाइड नहीं कर सकते। अगर इससे डिसाइड नहीं कर सकते तो अपना नेक्स्ट टूल था पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल से डिसाइड नहीं कर सकते तो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जाएंगे। तो हम लोगों का लेफ्ट साइड से जाने पे
मतलब ब्लू वाले नंबरिंग को अगर फॉलो करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। राइट साइड से जाने पे मतलब व्हाइट वाले नंबरिंग को फॉलो करने पे हम लोगों को ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो लेफ्ट से जाने पे हम लोगों को पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे मिल रहा, राइट से भी जाने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे मिल रहा, लेकिन लेफ्ट से जाने पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी थर्ड पोजीशन पे ही मिल रहा है, जबकि राइट साइड से जाने पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे नहीं मिल रहा। इसका मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट आराम से नंबरिंग कर सकते हैं। तो अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेशन टूल से डिसाइड नहीं कर सकते तो हम लोग पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर आराम से जा सकते हैं। मतलब ये ऊपर वाला पार्ट नंबरिंग में फॉलो करेंगे, नीचे वाला पार्ट नंबरिंग में फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से बोला जा सकता है। जिसको भी डाउट होता जाएगा वो पूछता जाएगा। सर नंबरिंग का यूज क्या होता है लेकिन? जब हम लोग तो लास्ट क्लास किया था क्या? नहीं सर, मिस हो गया था। अच्छा, तो उससे पहले क्लास में भी तो वैसे हम बताए थे। लास्ट क्लास में हम शायद कुछ पढ़ाए नहीं थे। हम लास्ट क्लास में तो केवल नोमेनक्लेचर में, जैसे नोमेनक्लेचर करते वक्त हम तुम लोगों को बताया था ना कि हम लोग 1 ब्रोमोमीथेन 2 ब्रोमोमीथेन इस टाइप का बोल सकते हैं काम। ऐसा कुछ बताए थे? ये बहुत पहले ही बताया था, सबसे पहले लेक्चर में। तो ये जो पोजीशन है 2, ये 2 वाला पार्ट किस चीज को डिनोट कर रहा है? तो ये चीज डिनोट कर रहा है कि हम लोग का वो अनसैचुरेशन वाले पार्ट का पोजीशन कहाँ पे है, सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट का पोजीशन कहाँ पे। ये हम शायद सबसे पहले लेक्चर में डिनोट किए थे, जहाँ तक हमको ध्यान है। नोमेनक्लेचर के सबसे पहले लेक्चर में यही चीज बताए थे कि जब भी हम लोग कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करते हैं, तो जैसे यहाँ पे ब्यूटेन है बट नीचे 2 ब्यूटीन है, तो 2 ब्यूटीन का क्या मतलब? तो डबल बॉन्ड वाला पार्ट का पोजीशन अलग अलग हो गया। तो इस केस में एक डबल बॉन्ड किया अल्कीन के पोजीशन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग उसका पोजीशन दिया करता है। तो जब तक हम लोग पेरेंट चेन का नंबरिंग नहीं करेंगे तब तक पोजीशन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये पोजीशन को या नंबरिंग वाले पार्ट को फॉलो किया जाता है। कार्बन चेन का नंबरिंग करेंगे तभी तो हम लोग उस कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में किसी एक कंपाउंड के पोजीशन की बात कर सकते हैं, फिर किसी एक अनसैचुरेशन यूनिट के या फंक्शनल ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन की बात कर सकते हैं। इसलिए नंबरिंग वाला पार्ट हम लोग को फॉलो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट पे ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में अगर कंसिडरेशन लेके चले तो एक ही पेरेंट चेन है, नंबरिंग वाला पार्ट इधर लेफ्ट साइड से शुरू होगा या फिर नंबरिंग वाला पार्ट राइट साइड से शुरू होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है। और इन दोनों में अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेशन टूल अप्लाई करें ब्लू वाले पार्ट के लिए, तो ब्लू वाले पार्ट के लिए हम लोगों का फर्स्ट पोजीशन पे अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से मतलब नहीं होता है। अनसैचुरेशन फर्स्ट पोजीशन पे है और फोर्थ पोजीशन पे, मतलब वैल्यू 5 आ रहा। और अगर व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करें तो सेकंड पोजीशन पे अनसैचुरेशन और फिफ्थ पोजीशन पे अनसैचुरेशन, मतलब वैल्यू 7 आ रहा। तो नीचे वाला पार्ट फॉलो नहीं कर सकते, ऊपर वाला पार्ट फॉलो कर सकते हैं। इन जनरल जो स्टेटमेंट हम लोग बोले थे कि अल्कीन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू अल्काइन, ये गलत है। अगर हम लोग इस पार्टिकुलर पार्ट को फॉलो करें तो हम लोग तो अल्कीन वाले पार्ट की जगह पे अल्काइन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब अल्काइन की तरफ से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं। तो अल्कीन को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। सारे रूल्स फॉलो होने के बाद जब एग्जैक्टली टाई होगा, कंपटीशन होगा, तब अल्कीन को इसलिए प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है और उसके बाद वाई आता है। मतलब अगर इसी क्वेश्चन के जगह पे एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन एक छोटे से डिफरेंस के साथ डाल दें हम, मान लो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में राइट साइड से अगर नंबरिंग शुरू करें तो हम लोग का जो वैल्यू आ रहा है 1 + 5 के बराबर आ रहा है, और अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करें तब हम लोग का वैल्यू 1 + 5 के बराबर आ रहा, मतलब दोनों तरफ से वैल्यू 6 आ रहा। अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेशन टूल सेम वैल्यू दे रहा तो इससे डिसाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? तो सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। बट इस पेरेंट चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है तो हम लोग फिर थर्ड रूल पे जाया करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसमें अनसैचुरेशन में अल्कीन वाला पार्ट ई, अल्काइन वाला पार्ट आई, तो इस केस में पहले ऑब्वियसली ई वाला पार्ट पहले आएगा, फिर अल्काइन वाला पार्ट आएगा। तो इस केस में जब सब कुछ सेम हो गया और डिफरेंशिएशन करने का कोई तरीका नहीं है, तो उस केस में अल्कीन वाले पार्ट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के पहले होने की वजह से हम लोग आराम से अल्कीन को प्रेफरेंस मानते हुए लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे, राइट साइड से नंबरिंग शुरू नहीं कर सकते। बट हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, प्रेफरेंस वाला पार्ट तब हम लोग देंगे डबल बॉन्ड को जब एग्जैक्ट कंपटीशन वाला पार्ट हम लोग के सामने एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स का पार्टिकुलरली ध्यान रखना, ये चीज के बारे में लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
नॉर्मली होता क्या है ना कि जैसे किसी स्टैंडर्ड बुक में ऐसा लिखा होगा, ऐसा एग्जांपल दे रखा, फॉर एग्जांपल में लिख दिया स्टेटमेंट कि डबल बॉन्ड विल बी प्रिफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड्स, ऐसा लिख देगा। वो ये नहीं लिखा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट डबल बॉन्ड विल बी गिवन हायर प्रेफरेंस देन ट्रिपल बॉन्ड। अब उस चीज को लोग कॉपी पेस्ट तो कर लेते हैं, बट उसके पीछे लॉजिक क्या है ये चीज नहीं देखते कि ऐसा प्रेफरेंस क्यों दिया गया है। वो सीधा बस कॉपी पेस्ट कर दी कि ऐसा होता है, बस याद करना है। तो हमेशा लोग सोचते हैं कि अच्छा ये रूल जनरलाइज हो गया, जनरलाइज रूल नहीं है। ये पार्ट तब है जब एग्जैक्ट कंपटीशन निकल के आएगा, तो थोड़ा इस चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा। और ये चीज अपने पेरेंट चेन के सिलेक्शन में भी आराम से एप्लीकेबल होगा। अगर हम लोग पेरेंट चेन की बात करें तो भी ये चीज अप्लाई करते हुए काम करना होगा अपने को। हम तुम लोगों को आज एक होमवर्क देंगे। होमवर्क वाले पार्ट में बेसिकली पॉइंट ये रहेगा, अभी जो वर्कशीट तुम लोगों को दे रखा है शायद उसी में से होमवर्क देंगे हम। उस वर्कशीट वाले होमवर्क में से तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है कि तुमको वहां पे वर्कशीट 1 आ गया, तुमको उस वर्कशीट के क्वेश्चन वाले पार्ट में ये नहीं करना है, नोमेनक्लेचर नहीं करना है। तुमको बस एक छोटा सा काम वहां पे करना है कि हर एक केस में पेरेंट चेन कौन सा होगा, तुमको ये चीज डिसाइड करना है। मतलब जहां कहीं भी हम तुम्हारा वर्कशीट दे रखे होंगे, हम केवल तुमको ये बोलेंगे कि इस कंपाउंड वाले पार्ट में पेरेंट चेन डिसाइड करो। तुमको वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इस चीज का बहुत पार्टिकुलरली ध्यान रखना कि तुमको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त केवल पेरेंट चेन डिसाइड करना है कि इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। वर्कशीट तुम लोग को भेज रहे हैं। सर क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो सर हम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एकदम पूछ सकती है। सर मेरे को पूछना था, जैसे सर जब भी कोई बताता है कि क्लास 11th का जो केमिस्ट्री है वो सर 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है, जैसे सर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो सर चैप्टर्स को उनमें किस बेसिस पर अलॉट किया जाता है? क्या क्या बोली आगे लास्ट में? सर जैसे जो अलग अलग चैप्टर्स है, तो किन तरह के चैप्टर्स को ऑर्गेनिक में या किन तरह के चैप्टर्स को फिजिकल में, मतलब कैसे डाला जाता अभी है? जैसे जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें मोस्टली हम लोग कार्बन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो जब कार्बन का एंड इस कंपाउंड का पार्ट होगा तो इस चीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। और जहाँ कहीं भी न्यूमेरिकल होगा, जैसे तुम लोगों ने मोल कंसेप्ट पढ़ा, तो मोल कंसेप्ट न्यूमेरिकल से रिलेटेड पार्ट है। जहाँ कहीं भी कैलकुलेटिव पार्ट होगा तो इस चीज को फिजिकल केमिस्ट्री बोला जाता है। और जहाँ कहीं रटने वाला पार्ट होगा, रटने वाला पार्ट मतलब जैसे तुम्हारे 9th क्लास में मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर सराउंड अस, बहुत आंधी आंधी आ रहा है यार। मैटर अराउंड अस प्योर हो गया, 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल हो गया, मेटलर्जी हो गया, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल। ऑल्दो 10th क्लास में तो सारा चीज रटने ही वाला है, बट जो भी प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड पार्ट होगा उन सबको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाल सकते हैं। तो ये 3 पार्ट अलग अलग होता है। अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है और उसके रिएक्शंस है तो इन सबको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लेस किया करते हैं। और जहाँ भी कैलकुलेशन है, जहाँ भी चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, अगर वो कैलकुलेटिव पार्ट से एसोसिएटेड है तो उसको मोस्टली फिजिकल के टॉपिक में एसोसिएट करके रखा जाता है। सर रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से कैटेगरी में आएंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। रिडॉक्स रिएक्शन में जैसे 10th क्लास में जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो तुम इनऑर्गेनिक समझ सकती है, लेकिन एक्चुअल में रिडॉक्स रिएक्शन का वहाँ केवल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वालिटेटिव मतलब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, कैसे मालूम करेंगे, ये 10th क्लास में दे रखा है। और 11th 12th वाले पार्ट में तुम लोगों को, 12th में भी नहीं, 11th क्लास वाले पार्ट में तुम लोगों को उस रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशन, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इन सब चीजों को वहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जो तुम लोगों को कैलकुलेशन यूज करना पड़ेगा। कि स्टैंडर्ड टर्म में टाइट्रेशन, दूसरा स्टैंडर्ड टर्म में वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मेलिटी वाला एक कंसेप्ट है। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को कैलकुलेटिव पार्ट में डिस्कस करना होता है, जिस चीज को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में रखा जाता करते हैं। तो रिडॉक्स वाला पार्ट 10 तक के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो बेसिकली एक इन्फॉर्मेटिव चीज है। इन्फॉर्मेशन है तो चलो ठीक है, उसको हम लोग ऑल्दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पुट अप कर सकते हैं, लेकिन उसके कैलकुलेटिव पार्ट को हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में रखना पड़ेगा। ये जो वर्कशीट दिख रहा है तुमको 1 से लेके 6 तक का, ये नोमेनक्लेचर का कंप्लीट वर्कशीट है। इस वर्कशीट वाले पार्ट के अंदर
हम जो क्वेश्चंस मार्क कर रहे हैं, तुमको उन क्वेश्चंस में पेरेंट चेन डिसाइड करना है केवल, तुमको उसके क्वेश्चंस में नोमेनक्लेचर नहीं करना है। पेरेंट चेन कौन सा होगा बस ये चीज सोच के देखना। अभी भी नोमेनक्लेचर का अल्कीन एल्काइन का पार्ट बाकी रह गया है, एटलीस्ट हमको 40 मिनट का और लेक्चर लगेगा जो हमको कंप्लीट करना होगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 केवल पेरेंट चेन डिसाइड करना है, नोमेनक्लेचर नहीं करना, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद वर्कशीट 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वर्कशीट 2 में हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, ठीक है। केवल इतने पार्ट क्वेश्चंस में सॉल्व करना जिसमें तुमको पेरेंट चेन डिसाइड करना है। कहीं पे क्वेश्चन लिखना है तो होमवर्क में लिख लो, सेलेक्ट द पेरेंट चेन इन द फॉलोइंग, पेरेंट चेन इन द फॉलोइंग केसेस। इसका सॉल्यूशन बना करके हम आज शाम तक भेज देंगे। अगर हम आज रात को नहीं भेज पाए तो कल कोई हमको एक बार रिमाइंड करा देना। तुम्हारा छुट्टी तो हो गया है शुरू, बट ठीक है, कल कोई भी एक आदमी मैसेज कर देना कि सर उसका आंसर हम भेज दीजिए, और हम उसका आंसर की बना करके तुम लोग को भेज देंगे। ये वर्कशीट वाला पार्ट हम लोग को भेज देते हैं। और कोई अगर दिमाग चलाने आता हो किसी को तो वो वर्कशीट के सॉल्यूशन को देख के भी वहां से आंसर निकाल सकता है। जैसे सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो हमेशा पेरेंट चेन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, मतलब जहां कहीं भी ये एन लगा हुआ है उससे पहले से जो भी वर्ड है उससे पता कर सकता है कि हम लोग का पेरेंट चेन में कितना कार्बन होगा। तो नॉन एन लगा है, इसका मतलब 9 का कार्बन चेन होना चाहिए। नॉन एन है मतलब 9 का कार्बन चेन होना चाहिए। यहाँ पे पेंट 1 इन दे रखा, मतलब 5 का कार्बन चेन, और 5 के कार्बन चेन में भी ऐसा फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर किसी को दिमाग लगाना है तो यहाँ से आंसर देख के अपना आंसर जज कर सकता है कि मेरा पेरेंट चेन वाला पार्ट सही है कि नहीं। अगर पेरेंट चेन 5 का कार्बन चेन है तो पेंट 1 इन, पेरेंट चेन 5 का कार्बन है पेंट 1 इन, ब्यूट 1 आइन 4 का कार्बन चेन विद अल्काइन होना चाहिए तो ब्यूट 1 आइन दे रखा। ऐसे जज कर सकते हैं कि हम लोग का पेरेंट चेन वाला पार्ट कौन सा होना चाहिए। अदरवाइज हम भी उन क्वेश्चंस के पेरेंट चेन को मार्क करके कि ये पेरेंट चेन होगा वो आंसर की बना करके भेज देंगे, बट एक बार कोई हमको रिमाइंड करा देगा। इस एक चीज का ध्यान रखना। ये जो नोट्स, सॉरी ये जो वर्कशीट है ये हम तुम्हारे ग्रुप में भेज दे रहे हैं, और इसको ट्राई करके देखना आराम से। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ बोलो। सर ये जो वर्कशीट आप देते हैं आप लोग, ये किस लेवल का है? मतलब बोर्ड, सीबीएसई लेवल या जेईई मेंस, एडवांस, नीट? हम तुम लोगों को बोर्ड लेवल का चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये हम बिल्कुल हाई लेवल की चीज। अब जैसे वर्कशीट का मतलब ये समझो कि जब भी कभी हम लोग को एक टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें टॉपिक का इंट्रोडक्शन करने के लिए, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का बेसिक समझाने के लिए जो एग्जांपल्स पुट करते हैं वर्कशीट में उस तरह के क्वेश्चंस को डाला जाता है। वर्कशीट का मतलब है कि हम एक टॉपिक पढ़े, अभी इंट्रोडक्शन हुआ टॉपिक का, अभी टॉपिक में जो हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को समझाने का तरीका वर्कशीट है। कोई मेंस लेवल, एडवांस लेवल, नीट लेवल कुछ नहीं, उसमें सारा लेवल है। शुरू का 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम्हारे बोर्ड लेवल के लायक भी नहीं है, बट तीसरा चौथा क्वेश्चन ऐसा होगा जो नीट लेवल लायक है। पांचवा छठा क्वेश्चन, अगर मान लो 10 क्वेश्चन है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारे नीट लेवल लायक तक होगा, या फिफ्थ क्वेश्चन तक नीट लेवल लायक होगा। फिर तुम्हारा फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक, मतलब 1 से लेकर के फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक, या पहला दूसरा छोड़ सकते हो, मेंस लायक होगा। और लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हारे एडवांस क्वेश्चन के लायक हो सकते हैं। ये नॉर्मल एक ट्रेंड रखा जा सकता है, बट वर्कशीट को मेंस लेवल, नीट लेवल, एडवांस लेवल मत समझा करना, उसका कोई वो नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। सर हाँ बोलो। सर किसी नोमेनक्लेचर में सर इसमें देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स का यूज किया गया है। हाँ, क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में ब्रैकेट को यूज किया जाता है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्योंकि नहीं पढ़ पाए आज कंप्लीट कर देते, बट थोड़ा बातचीत करते रह गए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे आराम से। तो तब तुमको पता चल जाएगा ब्रैकेट का यूज हम लोग कब कर सकते हैं। और कोई डाउट किसी को तो बताओ। सर अब अपना डाउट पूछ सकते हैं? एकदम पूछ सकता है। सर आइसोब्यूटाइल है जो, सर उसको सर हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी ब्यूटाइल, क्योंकि वो उससे जो कार्बन जो अटैच होता है पेरेंट चेन से, उससे 2 कार्बन चेन अटैच होता है, सॉरी 2 कार्बन अटैच। पहले तो ये बता कि आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सर सी रहेगा, सर एक सी पेरेंट चेन से रहेगा और उसी से 2 सी अटैच होगा। ऐसा यस सर। ये आइसोब्यूटाइल है।
सर हम आइसोप्रोपाइल बोल रहे थे, गलती से ब्यूटाइल बोला गया। मान लो यहाँ पेरेंट चेन है, ठीक है, यहाँ साइड में पेरेंट चेन है, ये चेन है, तो ये आइसोब्यूटाइल है, आइसोप्रोपाइल है, क्या है ये? आइसोब्यूटाइल ये है, नो सर हम प्रोपाइल का बात कर रहे हैं, ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ये यस सर, आइसोप्रोपाइल है। ये सर बीच वाला अटैच है इसीलिए। ठीक है, तो बीच वाला अटैच होता तो आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। सर जब सेकेंड लास्ट कार्बन अटैच होता है से एक इथाइल ग्रुप अटैच होता है तब। तो आइसोब्यूटाइल कैसा बनेगा? ये आइसोब्यूटाइल बनेगा कि ये आइसोब्यूटाइल बनेगा? सर ये सेकंड आइसो वाला सर दूसरा वाला बनेगा जो एकदम कॉर्नर में है। ये सर हम पूछ अच्छा, सर मेरा सवाल है कि सर आइसोप्रोपाइल जो है सर उसको सर बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोपाइल? उसको प्राइमरी प्रोफाइल नहीं बोल सकते, सेकेंडरी प्रोफाइल बोल सकते, लेकिन वो भी सर बोलना थोड़ा गलत प्राइमरी होगा। का सर प्राइमरी का सर क्राइटेरिया होता है कि सर जो चेन से अटैच जो कार्बन है डायरेक्टली जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है वो जो उससे जो जो कार्बन अटैच होता है, अगर उससे 2 कार्बन अटैच है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी, 3 होता है तो सेकेंडरी और 4 होता है तो क्वाटरनरी। तो हाँ, इसके मतलब हम इस सेंस में बोल रहे हैं कि सर हाँ, उसको तो उसी उसी प्राइमरी उसी उसी सेंस में हम बात कर रहे हैं कि आइसोप्रोपाइल का ये जो कार्बन है जो पेरेंट चेन से अटैच्ड है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? इस पेरेंट चेन के कार्बन को छोड़ दो, तो कितने ये कार्बन से अटैच्ड है? सर 2 तो 2 का मतलब प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा? सर प्राइमरी 2 कार्बन चेन से अटैच हो तो प्राइमरी होता है कि सेकेंडरी होता है? सर सॉरी सेकेंडरी होता है सर, 3 से अटैच होता है तो टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी। हाँ, सर पूछ रहे सर इसको सर आइसो बोलते हैं तो उसके बाद तो जिसके बाद सर इसको सेक नहीं बोल सकते, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी वाला एस्पेक्ट में भी इसको दोनों नहीं से बोलेंगे, नहीं बोलते हैं। नहीं, अरे कॉमन नेम का एक तरीका है कि ऐसा करना है तो ऐसा करना है, इसलिए उसको इस तरीके से डिफाइन नहीं किया जाता है। जैसे इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला करते हैं, इसको सेक ब्यूटाइल बोलते हैं, सेक ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल, बट इसको नहीं बोल सकते, इसको आइसो बोला करेंगे। आइसो का एक तरीका होता है कि पेरेंट चेन से जो कार्बन चेन अटैच्ड है, बाकी लोग भी सुन लो इस चीज को, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम। पेरेंट चेन से एक कार्बन चेन अटैच्ड है, उस पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन के अपोजिट एंड पे चले जाओ और उसके जस्ट पहले वाले कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो उसको हम लोग आइसो ग्रुप बोला करते हैं। तो पेरेंट चेन से जो कार्बन प्रेजेंट है उस कार्बन चेन के एंड पॉइंट पे चले गए और उसके जस्ट पहले वाले कार्बन को देखा, तो यहाँ पे अगर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम लोग आइसो बोल सकते हैं। जैसे इस वाले पार्ट की बात करते हैं, पेरेंट चेन से जो कार्बन अटैच्ड है, इसमें जो पेरेंट चेन प्रेजेंट है उसके एंड पॉइंट पे चले जाओ और उसके जस्ट पहले वाले कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम लोग आइसो बोल सकते हैं। और आइसो में टोटल 4 ग्रुप हैं, सॉरी 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट वर्ड यूज करते हैं तो इसको आइसो ब्यूटाइल बोल सकते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो पेरेंट चेन से जो भी हम लोग का कार्बन अटैच्ड है उस कार्बन चेन में एंड वाले कार्बन पे चले गए, उसके जस्ट पहले वाले कार्बन को अगर कंसिडर किया जिसपे एक मिथाइल ग्रुप है तो इसको आइसो वर्ड यूज कर सकते हैं, आइसो कॉमन नेम आइसो बोला जा सकता है इस चीज को। और यहाँ पे टोटल 5 कार्बन है तो इस चीज को हम लोग आइसो पेंटाइल बोल सकते हैं। हाँ लक्ष्य बोलो। सर जो भी अबे जो आप बताए सेकंड लास्ट कार्बन को आप उस एंड से गिने, उसको हम सर जो पेरेंट चेन वाला एंड है उससे भी काउंट कर सकते हैं? कर सकता है, क्या दिक्कत है, सेकंड लास्ट कार्बन बोल दो सीधा, क्या तकलीफ है? ये सर वही बोल पेरेंट चेन की तरफ से सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो आइसो वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये कन्वेंशन माना गया, वो कन्वेंशन सब पे कॉमनली अप्लाई कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं कि हम, जैसे तुम एक चीज सोचो कि अगर एक कॉमन नेम भी बनाया जा रहा है तो कॉमन नेम में भी एक जनरलाइजेशन आइसो का नहीं, हम यहाँ पे दोनों तरह का कन्वेंशन लेके चलेंगे, उधर हम एक ही तरह का कन्वेंशन लेके चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जैसे ब्यूटाइल में क्या होता है कि ब्यूटाइल में हम लोग सेक ब्यूटाइल लगा सकते हैं, लेकिन हम बाकी जगह पे सेक ब्यूटाइल नहीं लगा सकते, पेंटाइल में भी नहीं लगा सकते। पेंटाइल में दिक्कत क्या होता है कि पेरेंट चेन अगर यहाँ पे अटैच्ड है तो भी ये सेक ब्यूटाइल से सेक पेंटाइल हो जाएगा, यहाँ अटैच है तो भी ये सेक पेंटाइल हो जाएगा, दोनों 2 डिग्री कार्बन होता है। किसको बोलेंगे? तो कंफ्यूजन, नोमेनक्लेचर क्यों किया जा रहा है, क्लासिफिकेशंस क्यों किया जा रहा है, ताकि कंफ्यूजन दूर हो।
हम यहाँ के लिए एक चीज याद रखेंगे, हम यहाँ के लिए एक और चीज याद रखेंगे, यहाँ के लिए एक और चीज याद रखेंगे, ऐसे थोड़ा ना किया जा सकता है। तुम्हारे लेवल पे ये चीज आसान दिखता है कि सर ऐसा भी तो समझा जा सकता है, समझ के याद रखा जा सकता है, अच्छी बात है। बट तुम ये सोचो कि जब इसी लेवल को इंक्रीज करे तो पॉसिबल होगा क्या? तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में मान लो तुम्हारे क्लास में 9th और 10th में 20 तक का एलिमेंट याद रखना है, बट अगर पीरियोडिक टेबल ना हो तो फिर तो क्या समझ जाएगा। तो जब लार्ज स्केल पे बात करते हैं तो ऐसा चीज पुट अप करने की कोशिश की जाती है जिससे कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऑलरेडी केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हैं और उसके अलावा हम रूल्स बनाते वक्त भी एक्सेप्शनल रूल बनाते रहे। इतना फुर्सत थोड़ा नहीं रहेगा किसी के लाइफ में। सर कॉमन नेमिंग सर प्राइमरी का वर्ड का यूज तो करते हुए आज तक नहीं देखे, किया जाता है क्या? जैसे सेक और प्राइमरी की जगह पे एन यूज किया जाता है। एन का मतलब नॉर्मल, एन ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल। जैसे अगर इसी में पेरेंट चेन वाले पार्ट में ऐसा होता तो उसको ब्यूटाइल भी हम लोग बोलते हैं और कहीं कहीं पे एन ब्यूटाइल भी लिखा जा सकता है। इस चीज को प्राइमरी के लिए समझा जा सकता है। एन ब्यूटाइल मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल, एन पेंटाइल, ये नॉर्मल वर्ड को स्मॉल एन से डिनोट किया जा सकता है। नॉर्मल पेंटाइल। आपको उस दिन कॉल पे उस दिन सर आपको कॉल किए थे सर, एक क्वेश्चन लास्ट में छूट गया था जो बोला था कि वर्बली नहीं समझ पा रहा हूँ सर, क्लास में समझा दीजिएगा सर। वो वाला एक बार समझा दीजिए जो CH3 रहता है ब्रैकेट में 2 रहता है। तो आज तो समझाया उस चीज को हम। ये सर मेरा कोडिंग क्लास है इसलिए लेट से ज्वाइन किया था। काहे व्हाइट हेड जूनियर ज्वाइन कर लिया? तो व्हाइट हेड जूनियर ज्वाइन किया है क्या? यस सर। हे भगवान। तो लेक्चर जा करके देखो, इस क्वेश्चन की बात कर रहा था तुम। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन लेक्चर जा करके देखो, अपलोड हो जाएगा, वेट करो। कोडिंग क्लास भी करना है तुमको, 9, 10, 11, 12 भी सीखना है, इससे कैसे काम चलेगा? बाकी लोग हम टाइम नहीं खराब करेंगे, लेक्चर जा करके देखो ऑनलाइन, पता चल जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज है, इसका स्ट्रक्चर नीचे बना भी दिया है तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? बस एक छोटा सा हिंट दे देते हैं फिर से। ब्रैकेट में जो भी कोई ग्रुप होगा इसको हमेशा अपने लेफ्ट वाले कार्बन पे अटैच करना है। अब मान लो कि सबसे लेफ्ट में तो कोई भी कार्बन नहीं है इधर, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको राइट वाले ही कार्बन पे जाना पड़ेगा। बट जब भी कोई ब्रैकेट में ग्रुप रखा रहेगा तो उसको हमेशा उसके इमीडिएट लेफ्ट वाले कार्बन पे डालना है। जैसे क्लोरीन है तो इस क्लोरीन को बस बगल वाले कार्बन पे डाले, यहाँ पे जो ग्रुप दे रखा है इसको बगल वाले कार्बन पे डाले, ऐसा लिखा जा सकता है। और कोई डाउट? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खाली कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या समझ में आता है? अच्छा नहीं, रुको एक सेकंड, ये सवाल का जवाब कौन देगा? क्षितिज बताओ भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कार्बन क्यों पढ़ते हैं हम लोग? मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में ये वर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आया क्यों और केवल कार्बन क्यों पढ़ रहे हैं हम? सर उसका बहुत सारा एलोट्रोप्स होगा जिसको क्लासिफाई करके पढ़ना जरूरी है अलग अलग तरीके से। नहीं शुभम, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोल रहे हैं कार्बन कंपाउंड को? सर नेचर में ज्यादातर चीज कार्बन से बना है। नेचर में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करो। ऑर्गेनिक बोल रहे हैं ना, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा के देखो, हर एक में कार्बन एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन में डाला गया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सब में कार्बन एग्जिस्ट करता है। इस वजह से पहले जैसे हम लोग ये मोल कंसेप्ट में भी पढ़े थे कि पहले हम लोग हाइड्रोजन को, पहले ऑक्सीजन को रेफरेंस, सॉरी हाइड्रोजन को रेफरेंस बनाए, फिर ऑक्सीजन को रेफरेंस बनाए। हाइड्रोजन को क्यों बनाए? क्योंकि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। फिर ऑक्सीजन को क्यों बनाए? क्योंकि हर जगह पे मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा था, बहुत सारे कंपाउंड्स में एग्जिस्ट कर रहा था। बट फिर कार्बन को क्यों बनाए? क्योंकि हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए कार्बन को फिर रेफरेंस लेवल बनाया गया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म की बात करो, ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन हर एक जगह एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए हम लोग वहां पे ऑर्गेनिक वर्ड यूज कर सकते हैं। सर हाँ सर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो चैप्टर है क्लास 11 में, वो इनऑर्गेनिक का है। हाँ, उसको इनऑर्गेनिक मत बोलो, मतलब केमिकल बॉन्डिंग इज लाइक जनरल केमिस्ट्री। वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ठीक है, उसमें रटने वाली चीजें हैं, बट वो जनरल केमिस्ट्री होगा। बहुत सारे केमिस्ट्री हम लोग जो पढ़ते हो जनरल केमिस्ट्री, हम लोग तो क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करो, बट जनरल केमिस्ट्री आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज आना चाहिए।
वो आना ही चाहिए। मोल कंसेप्ट है तो मोल कंसेप्ट आपको हर जगह आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री बोलो या ना बोलो। ऐसा थोड़ा है कि कार्बन कंपाउंड में कार्बन का एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए होता है। कुछ चीजें केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में जनरल केमिस्ट्री है, वो आपको आना ही चाहिए। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जैसे तुम्हारा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, वो जनरल फिजिक्स है, वो मैकेनिक्स लोग बोल देते हैं, बट ऐसा थोड़ा ही कि बॉल को फेंकने का काम हर बाकी जगह नहीं करता, हर जगह करते हैं। तो एक जनरल फिजिक्स का पार्ट है। रोटेशन जो है वो प्रिसाइजली मैकेनिक्स हो गया। मैथ्स में जैसे तुम्हारा कुछ ऐसा पार्ट है प्रोबेबिलिटी, वो एक अलग यूनिट हो गया। लेकिन अब लॉग है, तो लॉग तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है, वो तो इनहेरेंट पार्ट है, किसी भी तरह के टॉपिक का इनहेरेंट पार्ट है, किसी भी तरह के टॉपिक में उसको डाला जा सकता है। उसको मतलब क्लासिफाई करना बहुत सही चीज नहीं है, वो जनरलाइज वर्ड, जनरल चीजें हैं, वो आपको सोते जागते याद होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग कुछ भी हो जाते हो जाए सोते जागते याद होना चाहिए। तो हमसे कभी जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, आइसोमरिज्म हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, मोल कंसेप्ट होगा, ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम्हारे मतलब तुमको एकदम बिल्कुल क्या बोल सकते हो, लर्न बाय हार्ट वाला चीज होना चाहिए, समझ के ही याद करना है, लेकिन एकदम बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए। सवाल पूछा और फटाक से जवाब दिया, सवाल पूछा फटाक से जवाब दिया, क्योंकि इन 5 टॉपिक्स का यूज कहीं भी किया जा सकता है, कहीं भी, बाकी को यूज करे ना करे यहाँ पे, लेकिन इन 5 टॉपिक्स को कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए ये सब टॉपिक्स मतलब इनऑर्गेनिक बोलना थोड़ा गलत होगा, मेरे हिसाब से गलत होता है। रखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन में, बट गलत होगा। और कोई डाउट पूछना है किसी को? एक चीज देख लो, बाकी लोग डाउट जब तुम लोग पूछ रहा था तो भाग गया। ये आज हम श्वेता से बात कर रहे थे, तो वो ये चीज बोली, और हम जैसे डिस्कशन कर रहे थे उससे कि क्या क्या प्लानर रखना चाहिए, तो एक अच्छा चीज बोली कि सर 9th और 10th वाले लोग तो सर 2 साल में भूल जाएंगे, 1 साल में भूल जाएंगे जब जो भी पढ़ाएंगे। तो हम लोग को ये चीज ध्यान रखना बहुत ही मस्ट है कि कोई भारी भारी क्वेश्चन उनको दे, मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन, ताकि उनका बेसिस क्लियर हो। और हमेशा रेगुलरली एक बड़े बड़े क्वेश्चन, क्योंकि जब एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 2-3 कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, और वो चीज हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एक भारी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंसेप्ट को बिल्ड करता है। और ये पॉइंट हमको अच्छा भी लगा, एक्चुअल में हम लोग इसी तरीके से सीखे हैं कि हम लोग एकदम बड़ा सा क्वेश्चन 1-1 घंटे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते, तो बनता ही नहीं था, इतना सारा पार्ट, एक तरीके से पजल है, तो वो चीज लोगों से नहीं झेला जाता है। ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि नहीं ये तो बहुत भारी लग रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ बोलो। सर जो नोमेनक्लेचर करते हैं तो सर पेपर को सर जो हम चीज मतलब उसके ऊपर जो हम लोग लाइनिंग बनाते हैं, नंबरिंग करते हैं, वो सब लिखना जरूरी है कि पहले से अगर आप मतलब एक्सपीरियंस आदमी अगर बन गए कभी तो मतलब तो हम लोग डायरेक्टली नेमिंग नहीं कर सकते हैं बोर्ड में? यार कर सकते हैं, नंबरिंग लिख करके तुमको आंसर नहीं बताना होता, तुमको आंसर डायरेक्टली लिखना होता है। और बोर्ड में तो बड़ा घटिया सवाल आता है। बोर्ड में पता है कैसा सवाल आएगा, हम बता रहे तुमको। अगर बोर्ड में सवाल, एक से 12th बोर्ड में सवाल आएगा, और 12th बोर्ड में तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप आएगा सवाल में, और फंक्शनल ग्रुप में ऐसा सवाल आएगा, ये बहुत भारी सवाल हो गया तो ये पूछा जाएगा, नहीं तो इस तरह का सवाल। इससे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तुम्हारे बोर्ड में नहीं पूछने वाला है, ये बहुत भारी सवाल हो जाएगा। तो ऐसा सवाल के लिए तुमको सोचना ही नहीं पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट कुछ लिखना इतना नहीं पड़ेगा, ये सब सवाल ऐसे ही बन जाएगा। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है बोर्ड के लेवल पे, मतलब जो तुम्हारे वर्कशीट का। हाँ बोलो। सर अगर वो भारी सवाल है तो फिर इजी वाला कौन सा है? नहीं, भारी सवाल नहीं है, बोर्ड के लिए भारी सवाल बोल रहे हैं, बोर्ड के लिए हाँ सबसे मतलब भारी बोर्ड सवाल के ये है। हिसाब से फिर इजी वाला क्या होगा? बोर्ड के हिसाब से सबसे भारी सवाल ये है, तो इजी सवाल ये समझ लो, जैसे वर्कशीट जो है इसमें यहाँ पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप वाला वर्ड दे रखा होगा, एक सेकेंड, ये चीज मान लो ये कंपाउंड है वर्कशीट 4 में यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, ये कंपाउंड सबसे इजी सवाल हो जाएगा, बहुत इजी सवाल है। तो 1 2 3 4 5 मतलब टोटल इसको पेंटेनोइक एसिड बोल सकते हैं, ये तुम्हारा इजी सवाल हो गया। अब इतना इससे घटिया सवाल और क्या, इससे घटिया सवाल पूछना है तो ऐसा पूछ सकते हैं, ये चीज पूछ सकते हैं, और क्या पूछेगा आदमी, कुछ नहीं पूछ सकता। ये सब बहुत ही सवाल में से एक हो जाएगा। बट जैसे ना वर्कशीट का पहला दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन बोर्ड में मैक्सिमम पूछा जा सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछने वाला। ये सब सवाल देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है क्या। CH3OH मिथेनॉल बचपन से सुनते आ रहे हैं, नहीं भी ध्यान होगा तो भी आदमी लिख देगा। ऐसा सवाल बोर्ड में पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं बोल रहे कि ऐसा ही पूछा जाएगा, थोड़ा भारी भी पूछा जा सकता है। थोड़ा भारी मतलब इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा दे दिया थोड़ा भारी टाइप का लगा, या फिर तुम्हारा
यहाँ जो सवाल दे रखा था इस तरह का सवाल पूछ दिया गया, ये सब सवाल पूछा जा सकता है, इजीली पूछा जा सकता है। बट ये सब भी एकदम इजी सवाल है, इसके लिए तुमको कोई नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। नंबरिंग मेंस एडवांस नीट के क्वेश्चंस में करना है। इनफैक्ट मेंस एडवांस में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है नोमेनक्लेचर का, नीट में ज्यादा भारी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम अभी तक जितने भी अच्छे क्वेश्चन देखे हैं, एक दो सवाल को छोड़ दे एडवांस का, तो नीट में ही ज्यादा भारी क्वेश्चन पूछे गए हैं नोमेनक्लेचर से, क्योंकि ये रटने वाला पार्ट है, इनहेरेंटली याद होना चाहिए लोगों को। तो आज के लिए हम क्लास एंड करते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आराम से। नेक्स्ट क्लास में जो होमवर्क दिया उनको अच्छे से ट्राई करके आना, और नेक्स्ट क्लास में फिर अगर हम नहीं आंसर की भेज पाए अगर आज रात तक में, तो एक बार कल हमको रिमाइंड करा देना, हम आंसर की बना करके उसका अलग से भेज देंगे। पेरेंशियन उसमें क्या होगा? हाँ बोलो सर। 95 to 96% नीट एस्पायरेंट्स फेल क्यों करता है? 95 to 96% नीट एस्पिरेंट फेल कहाँ करता है? फेल करता है सर अचीव करने के लिए, जो वो अचीव करना चाहता है। एक सर्वे में पढ़े थे सर। किस नीट एस्पिरेंट फेल क्यों करता है? जैसे एक तो ये चीज है कि मान लो 15 लाख लोग अपियर हुए, इस साल भी 14,96,000 ऐसा कुछ अपियर हुआ है, और एमबीबीएस का सीट ही सबको चाहिए। बहुत मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अटेम्प्ट के बाद लोग फिर लास्टली डिसाइड करते हैं कि चलो हम वेटनरी ले लेते हैं, बीडीएस ले लेते हैं। बट एमबीबीएस का सीट हमको लगता है शायद से 15,000 के राउंड है, या शायद 25,000 के राउंड, एग्जैक्टली हमको शायद ध्यान नहीं आ रहा क्या है, बट ऐसा कुछ है। चलो मान लो हम 50,000 भी लेके चलते हैं, प्राइवेट कॉलेज वगैरह सब मिला के 50,000 है, तो 15 लाख बच्चे अगर अपियर हो रहे हैं, उसमें 50,000 सीट्स है, तो सीट्स ही कहाँ है? तो फेलियर का रेशियो ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा। तुम परसेंटेज निकाल के देख लो ना, परसेंटेज की बात करेंगे तो 97% सक्सेस रेशियो होना चाहिए। अगर हम लोग 15 लाख का 1% निकालते हैं, 1% का मतलब हो गया 15,000, अगर 3% करेंगे तो यहाँ का मतलब हो गया 45,000। तो इसका मतलब 97% लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, बाकी लोगों का रिजेक्शन होगा। सॉरी 3% लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, बाकी लोगों का रिजेक्शन होगा, तो फेल तो करेंगे ही करेंगे। इसमें कर क्या सकते हैं हम लोग? और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत हाई फी होता है, एडमिशन फी 1 करोड़ का फी लगता है एक साल में, कहाँ से अफोर्ड करेंगे? लोग करना नहीं चाहते। सर हाँ बोलो। अब जो सर लोवेस्ट पोजीशन ऑफ द लोकेंट वाला जो रूल था, जो नंबरिंग का था, उसमें सर आप जो बीच में लोवेस्ट सम रूल बताया, उसको बिना यूज किए ही हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कोई मेथड से, बिना यूज किए लोवेस्ट सम अरे रूल? कितना रूल चाहिए तुमको? वही रूल याद कर लो आराम से, हर चीज के लिए नया रूल क्यों करना? क्योंकि सर एक जगह देख रहे थे अभी तक हम जितना सवाल बना है उसमें सर हम लोवेस्ट सम रूल क्या बोलते देख के यूज नहीं किए कहीं। हाँ उसमें नहीं, सर हम ऐसा नहीं बोल रहे कि उसको यूज करना जरूरी है। सवाल में जब 3 डबल हम हर बॉन्ड होगा जगह तब जरूरत पड़ता है। सर अगर हाँ बोलो। सर हम इस तरह सर हम करते हैं कि बताइएगा कि करेक्ट है कि नहीं। सबसे पहले प्रायोरिटी देखते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप है उसके नीचे सर हाँ, आपका जो सैचुरेशन अनसैचुरेशन है, जो अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो बाकी चीज करना ही नहीं पड़ेगा, फिर तो आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई ही नहीं करना पड़ेगा। नो सर, अगर सब पहला वाला में अगर टाई हो गया, हाँ दोनों साइड से सिमेट्रिकल है थोड़ा फंक्शनल ग्रुप। तो भी एक, जैसे एक हम तुमको जनरल सिनेरियो बता रहे हैं, जैसे मान लो कि इस वर्कशीट में पहले वाला अल्कीन का वर्कशीट था, तो उसको छोड़ देते हैं। दूसरे वाले में एक चीज देखो तुम, इस पूरे कंपाउंड्स में कितने जगह पे तुमको 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? कितने कंपाउंड है? पहले में नहीं दिख रहा, दूसरे में नहीं दिख रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नहीं दिख रहा, सातवें में नहीं दिख रहा, आठवें में जाके पूरे कंपाउंड में 3 पाई बॉन्ड, या 9th में 3 पाई बॉन्ड है, बट उसके नीचे भी नहीं है, केवल एक यहाँ पे है। और इसमें भी जैसे ही पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे तो 2 ही पाई बॉन्ड बच जाएगा। तो नॉर्मली ऐसा सवाल रेयरली आता है जहां पे तुम्हारा 3 पाई बॉन्ड हो, अदरवाइज पेरेंट चेन में, एक मिनट, अदरवाइज पेरेंट चेन में मोस्टली 2 ही ये रहेगा, अनसैचुरेशन रहेगा। अगर 2 अनसैचुरेशन है तो तुमको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना ही सवाल हो जाएगा। बट लेकिन अगर मान लो कि 3 पाई बॉन्ड पेरेंट चेन में आ गया, तो उसके बिना सवाल नहीं कर सकते सवाल। सर हम वो नहीं पूछ रहे सर, हम बोल रहे हैं कि सर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप एक ही, मतलब पॉली फंक्शनल ग्रुप का बात नहीं कर रहे, मतलब दोनों हाँ साइड से। ठीक है समझ गए। या फिर उसके बाद सर इन और आइन में, अगर इन और आइन में सर देखते हैं हम हर जगह सर ना, क्या बोलते हैं, दोनों साइड से पोजीशनिंग करते हैं। हाँ फिर उसके बाद सर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बेसिस पे सर तय करते हैं किस साइड से नंबरिंग करना है। करना पड़, वही चीज कर सकते हैं हम भी। तो ये चीज का एक लॉजिक दिए थे कि मान लो कि पेरेंट चेन डिसाइड करना है, तो यहाँ से आगे जाने पे एक जगह पे डबल बॉन्ड था, नीचे भी एक ही जगह पे डबल बॉन्ड था,
जबकि हम लोगों के लेफ्ट वाले साइड में 2 डबल बॉन्ड है। तो पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त पहले तो लेफ्ट साइड चले जाएंगे, क्योंकि हमको दिखा ये जंक्शन है, ये जंक्शन से एक साइड जाने पे एक डबल बॉन्ड, नीचे जाने पे एक डबल बॉन्ड, लेफ्ट साइड में जाने पे 2 डबल बॉन्ड। तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो पेरेंट चेन का पार्ट होगा। ये हम अपना लॉजिक लगा दिए। लेकिन ठीक है, उसमें जंक्शन अगर मान लो एक की जगह 2 जंक्शन हो गया तो फिर कंफ्यूजन होगा या ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जंक्शन के चक्कर में क्यों बैठना है, काउंटिंग शुरू कर लो ना। देखो अगर छोटा मॉलिक्यूल है तो इस तरह के लॉजिक वर्क करते हैं, और हम तो बोलेंगे भी नहीं कि लॉजिक वर्क मत कराओ, क्वेश्चन सॉल्व करते करते लॉजिक पे आएंगे। बट अगर बड़ा मॉलिक्यूल हो गया तो हम हर जगह पे पहले तुमको लॉजिक सिखाए, फिर तुमको एक जनरल प्रोसेस सिखाए। मेरे लिए तो लंबा चीज होगा, एक ही टॉपिक जो हम 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं उसी के लिए हमको 15 मिनट देना पड़ेगा। लॉजिक तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि हम बार बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यार ये तो कॉमन दिख रहा है तो जंक्शन के साथ तो हम थोड़ा ना नंबरिंग करने वाले हैं। हम कभी भी सर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पेरेंट चेन से करते वक्त नंबरिंग नहीं करेंगे। सर हाँ बोलो। एक और डाउट है सर, अगर एक केस ऐसा है कि पेरेंट्स कैन डिसाइड करने के बाद नंबरिंग के समय हाँ सर जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का रूल है बोल रहा है कि आपको इस साइड से नंबरिंग करना चाहिए, और लोवेस्ट हाँ। रूल कह रहा है कि आपको उस साइड से नंबरिंग करना चाहिए, तो किसका बात सुनेंगे? अरे तो हम तो बोले ना कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ अप्लाई करते हैं, फंक्शनल ग्रुप में अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में अप्लाई करते हैं, डबल बॉन्ड में थोड़ा ना अप्लाई करते हैं। अनसैचुरेशन में तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करते हैं। लोएस्ट सेट अल्कीन के पोजीशनिंग में हम एक बार भी बोले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो तुम पढ़ रखा है, हम तो नहीं बोले आज तक। नो सर, बस इस तरह पूछ रहे थे सर जो कर रहे थे। हम तो नहीं बोले ना, अब तो पहले ही मना किए कि नहीं अल्केन के लिए, मतलब सब्स्टिट्यूएंट रहता है अल्केन के लिए तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है। अल्कीन के नोमेनक्लेचर में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आता है, वहां पे हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल की बात करते हैं। और फिर सर वहां पे फंक्शनल होता क्या बता रहे हैं, जैसे अगर एक डबल बॉन्ड होता है ना, एक डबल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड, तो लोग वहां पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोल दिया करते हैं। जब एक डबल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड होगा तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस एप्लीकेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 3 डबल बॉन्ड रहा तो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये जो रूल है वो ठीक है, वो रूल यहाँ के लिए वैलिड हो जा रहा है सर्टेन सिनेरियो तक, मतलब 2 डबल बॉन्ड तक ये वैलिड हो जा रहा है, दिक्कत नहीं आ रहा। बट जैसे ही दूसरे से हम लोग तीसरे पाई बॉन्ड में गए या उससे हायर पाई बॉन्ड में चले गए तो रूल हम लोग का वैलिड नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा रूल हम लोग क्यों देखेंगे जो वैलिड नहीं हो पा रहा। ठीक है। ओके सर। सर इसका मतलब केवल हम लोग अल्केन के केस में और फंक्शनल ग्रुप के केस में केवल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को रोल में हाँ लाना है, हाँ ठीक है? हाँ 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 हाँ। और सर हाँ एक बेटे। और सर उसमें सर आप एक डाउट आपसे पूछे थे कि इसका नेम करेक्ट है, लेकिन उसमें सर आप बोले थे पेंटा, तो पेंटा को हाँ सर कैसे क्यों बोले वो एक बार यहाँ बता सकते हैं? वैसे हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज को बताएंगे। बट अगर एक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड होता है जैसे यहाँ है, तो जब भी 2 या 3 या 4, मतलब 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस केस में वर्ड रूट के आगे ए लगा दिया जाता है। ये एक रूल है। तो जैसे ब्यूट डाइईन वर्ड यूज नहीं करते, हमेशा ब्यूटाडाइन यूज करेंगे। पेंट के बाद डाइईन या ट्राइईन यूज नहीं करेंगे, हम लोग पेंटाट्राइईन यूज करेंगे। मतलब जब भी कभी डाइईन ट्राइईन होगा तो उसके वर्ड रूट में हम लोग ए अटैच कर दिया करते हैं। एक रूल है जिसका ध्यान रखना होता है। ओके सर। हाँ भाई 10th वाले लोग, तुम लोग को भी कोई डाउट है क्या? क्षितिज, शुभम? नहीं सर अभी नहीं है। इन लोग का डाउट पूछ के खुश हो गया तुम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक बार हमको रिमाइंड करा देना अपने, अगर हम आंसर की नहीं भेजे तो रिमाइंड करा देना। आज के लिए क्लास हम यही पेंट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज तो हम पूछना भूल गए, क्षितिज और शुभम, एग्जाम कैसा रहा तुम लोग के स्कूल में? सर बढ़िया ही गया, अभी पूरा आया नहीं है सारा मार्क्स। केमिस्ट्री का एग्जाम कैसा रहा? सर उसमें एक एमसीक्यू में नंबर कट गया। क्यों? सर एनहाइड्रस का मतलब पढ़ना भूल गया जल्दी में। हाइड्रस का नाम मतलब नहीं पता भाई साहब, ऐसे भूलेगा यार तू। एनहाइड्रस तो इंग्लिश का वर्ड हो गया, मतलब ठीक है जनरल इंग्लिश नहीं है बट फिर भी। हाइड्रेटेड एनहाइड्रस, पानी नहीं है तो एनहाइड्रस, पानी है तो हाइड्रेटेड। शुभम तुम्हारा पेपर कैसे गया? अच्छा ही गया सर, केमिस्ट्री में एक एमसीक्यू गलत हुआ बस। तुम्हारा भी यही गलती हुआ क्या? हाँ सर वही गलती हुआ, पर एनहाइड्रस के कारण नहीं, कुछ और के कारण। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। मतलब पेपर अच्छा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दिखाना हम लोग को क्या पेपर आया था, एक बार देखते हैं वहाँ पे स्कूल में क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है।
चलो दशहरा पूजा मनाओ, आराम से छुट्टी करो, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। तुम लोगों का क्लास थोड़ा बढ़ेगा और नोमेनक्लेचर का टॉपिक हम लोग 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करते हैं आराम से। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।